क्या पॉलिटिक्स सच में गंदी है? बोलते हैं हम लोकतंत्र में कि ना डेमोक्रेसी यू गेट द लीडर्स यू डिजर्व। तो हमें वैसे ही नेता मिलते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। ऐसा समाज जो कि क्राइम को सेलिब्रेट करने लगे, उसको अपना प्राउड मानने लगे, ऐसे समाज से आप क्या उम्मीद करेंगे? तो एक सिंपल सा लॉ एंड ऑर्डर आप अच्छा करते जाइए, बाहुबल अपने आप हटता जाएगा इलेक्शन से। क्या फ्यूचर देखते हैं आप बिहार का? 1990 से 2005 का दौर था, वो बहुत फेमस था अपहरण के लिए, है ना। और एक तरह से अपहरण उद्योग बन गया था। रिजर्वेशन जैसा है वैसा कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, सबसे आइडियल स्टेट तो मेरे ख्याल से वो होगा जहाँ पे लोग खुद ब खुद अपना रिजर्वेशन छोड़ दें। एक पॉपुलर नेता और एक बेहतर नेता, दोनों में क्या डिफरेंस है? देवेंद्र फडणवीस जी, मुझे लगता है, अगेन पर्सनल ओपिनियन, ही इज एज पॉपुलर एंड एज इफेक्टिव एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस को सबसे पहला जो सिंबल मिला वो जोड़ा बैल बोलते हैं, दो बैल। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हम जानते हैं कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं मिली थी, राजतंत्र और हजारों साल की गुलामी से मिली थी। और उस आज़ादी के बाद जो हमें हासिल हुआ वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, वोट डालने का अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मृत्युंजय शर्मा। काफ़ी पॉडकास्ट पे आपने उनको देखा होगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफ़ी मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे लोकतंत्र, उसके प्रोसेस को, और क्या हम तैयार थे उस समय जब हमें आज़ादी मिली थी लोकतंत्र के लिए, पहले इलेक्शन पे, और तमाम बातें, नेता नगरी में क्या चलता है, करप्शन कैसे इन्वॉल्व हुआ, कैसे बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत हुई, इन तमाम चीज़ों पे उनकी राय क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इन सारी टॉपिक पे वो हमें बताएंगे। मृत्युंजय जी, स्वागत है वायरल टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी पॉडकास्ट तो आपका मैंने देखा है और काफ़ी चीज़ें आपने बात की, स्पेशली आप बिहार पॉलिटिक्स को लेके। पहले अगर आप थोड़ा अपने बारे में मुझे बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, तो लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं आपके बैकग्राउंड के बारे में भी। रांची से कुछ 60 किलोमीटर दूर एक कोल इंडिया का टाउनशिप है, बहुत छोटा सा, राजरप्पा। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वहीं पे पढ़ाई हुई और वहीं से फिर बाहर निकला। फिर अच्छे स्कूलों और कॉलेजों की तलाश में पहले बोकारो गया। फिर मेरी इंजीनियरिंग हुई। हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह हमारे परिवार का और हमारा सिर्फ एक ही सपना, या बोल सकते हैं एक ही ऑप्शन होता था, तो हमने इंजीनियरिंग की BIT मिश्रा से। और उसके बाद इंजीनियरिंग को टॉप अप करने के लिए जो उस समय एक फैड चला हुआ था, अभी भी है मोस्टली, MBA करने का। तो MBA भी किया XLRI जमशेदपुर से। और एक बहुत ही साधारण सी जो यूनिलैटरल पाथ होता है, उस रास्ते पे फिर नौकरी ज्वाइन की एशियन पेंट्स में, यहीं बॉम्बे में। मैं जहाँ आज बैठे हम लोग, सेंटा क्रूज में, मैं एशियन पेंट्स में नौकरी कर रहा था। करीब 5 वर्षों तक एशियन पेंट्स के साथ नौकरी की। और उसके बाद थोड़ा लगा कि शायद नौकरी में जो वो एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए या मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो मुझे बहुत फील नहीं हुआ। तो मैं दूसरे एवेन्यूज़ की तलाश में था कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे खुद को थोड़ा सा लगे कि कुछ तो कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंगली उसी समय पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रोल निकाला हुआ था। वहाँ के CM उस समय डॉक्टर रमन सिंह थे, और एक एडवाइजरी रोल निकला हुआ था जिसमें वो प्रोफेशनल्स को इनवाइट कर रहे थे अप्लाई करने के लिए और छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए। उसमें मैंने अप्लाई किया, हो गया। फिर बहुत सोच विचार के बाद जॉब से रिज़ाइन करके मैं वहाँ चला गया। बहुत मज़ा आया वहाँ पे ग्राउंड पे काम करके। पहली बार ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस हुआ, गवर्नमेंट को बहुत पास से देखा, पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत देखा, जो ग्राउंड की समस्याएं उसे देखी, कुछ कुछ मामले में सॉल्व करने का प्रयास किया। 1 साल वहाँ पे रहा। फिर पॉलिटिक्स ने एक तरह से मुझे स्ट्राइक किया। 2018 के एंड में इलेक्शंस हुए छत्तीसगढ़ में, और डॉक्टर रमन सिंह चुनाव हार गए और कांग्रेस सरकार में आई। और जैसी कांग्रेस सरकार में आई तो सबसे पहले जो सरकारें करती हैं हमारे देश में और स्टेट में कि विपक्ष ने जो भी काम किए उसे रोक दो या बंद कर दो, और उतने जितने भी उनके अपॉइंटीज है उसको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाओ। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि कह दिया गया कि आपकी अब ज़रूरत नहीं है। एक तरह का सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतना सैक्रिफाइस करके जो सैलरी थी वो भी मेरी करीब करीब आधी थी छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट सैलरी से। छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं था मेरा।
तो इतना सैक्रिफाइस करके मैं एक स्टेट को सर्व करने आया हूँ और एक सोशल सर्विस की तरह उसे देख रहा था उस रोल को। तो मुझे लगता था कि लोगों को तो कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि ये आए हैं हमारे स्टेट में सर्व कर रहे हैं। और हुआ उसके उलट, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे स्टेट का इतना पैसा इन्हें मिल रहा है और मतलब क्यों है यहाँ पे। True. तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। बट बहुत सोचने के बाद ये भी समझ में आया कि ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है हमारे देश में उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। तो अगला जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि अब आगे क्या करना है, एक तो था कि उससे एक तरह से निराश होके या हार मान के वापस अपनी जगह पे आ जाओ जहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ है, कॉर्पोरेट में जाके वहाँ पे अपना एक तरह का जो भी स्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, काम है, जो भी है, कम से कम बेसिक तो रहेगा। लेकिन फिर लगा कि शायद वापस जाना सबसे अच्छा कदम ना हो और इसमें आए हैं तो ये मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन शायद इसी में और डीपर जाना चाहिए और शायद एक सिग्नलिंग है उस चीज़ का कि उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने कहा कि इसे सॉल्व करने का प्रयास ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्यूरोक्रेसी डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, वो नैरेटिव्स नहीं बनाते, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। उसका नैरेटिव्स, वो पूरा डिसीजन मेकिंग पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से होती है। तो हमें लगा कि पॉलिटिक्स में ही घुसना चाहिए। तो फिर मैं अपने गृह राज्य जो झारखंड है हमारा, वहाँ आया और रांची से फिर मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, 2019 के इलेक्शंस में काफ़ी क्लोजली काम किया। फिर प्रदेश में काफ़ी सारे दायित्व मुझे मिले वहाँ पे। पहले सोशल मीडिया देखने का दायित्व मिला, फिर अभी चुनाव प्रबंधन वहाँ पे मैं देखता हूँ पार्टी का। और पिछले 5 वर्षों से वहाँ पे फिर ग्राउंड पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, सोशल वर्क करना शुरू किया, पॉलिटिक्स में घुसना शुरू किया और बस अब उसी रास्ते पे हूँ। ये जर्नी मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जब आपने कॉर्पोरेट छोड़ा होगा और फिर जब आप राजनीति करीबी मतलब सिस्टम के करीब काम करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है दोनों के बीच तालमेल बिठाना। और फिर आपको नो डाउट जब सरकारें बदलती हैं तो लोग बदलते ही हैं। फिर जब आपने वो डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे झारखंड ही जाना है और काम करना है, इतना आसान तो मुझे लगता नहीं कि ये डिसीजन हुआ होगा कि झारखंड में जाके काम करना। जो लड़का बॉम्बे में काम कर रहा है उसको झारखंड में जाके, वो भी राजनीति में, मतलब जिसकी स्थिति, जिससे आपको अभी झटका लग चुका था छत्तीसगढ़ में। करेक्ट। मेरे ख्याल से कई बार आप लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, जब आप आगे जाएंगे तो आप खुद को भी मतलब भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था। तो शायद मुझे अगर फिर से वो फेज आए तो पता नहीं मुझ में भी वो करेज होगा कि मैं फिर से वो डिसीजन ले पाऊँ। तो शायद, लेकिन उस समय वो करेज पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया और वो हंच कहाँ से आया, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑनेस्टली मेरे पास। बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए इंडिया में जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी फैमिली इधर नहीं है या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके लिए बहुत दिक्कत, उसके लिए ऑलमोस्ट दरवाजे बंद होते हैं। ये कहना सही होगा। कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है नहीं इंडिया में पॉलिटिक्स में घुसने का। तो आप बस दूर से देखते रह जाते हैं और कई लोग चाहते हुए भी बस सोचते रह जाते हैं कि यार शायद हम लोग भी पॉलिटिक्स में जाते या कुछ कर पाते या कंट्रीब्यूट कर पाते किसी तरीके से। समहाउ मेरे केस में वो मुझे लगता है एक किस्मत की भी बात बोलते हैं कि वो चीज़ें फिट होती गई एक के बाद एक। सही लोग शायद मिल गए या सही जगह बात हो गई, फिर सही काम हो गया। और अपना इंटरेस्ट एरिया भी था, मैंने भी बहुत मेहनत की। और शुरुआत के 1 साल तो जब वहाँ पहुँचा, और पार्टी के संगठन मंत्री होते हैं हर एक प्रदेश में, आप जिन्हें बोल सकते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरह से संगठन के गार्जियन की तरह होते हैं, अ वेरी पावरफुल पोस्ट इन एनी स्टेट। तो उनके पास भी जब मैं सबसे पहले पहुंचा तो उनको भी शुरू में देख के ही लगा कि यार ये बंदा मतलब पॉलिटिक्स टाइप नहीं लग रहा है। लग तो नहीं रही है। तो उन्होंने भी पूछा क्या करोगे। तो मैंने बड़े तन्मयता से कहा कि आप जो भी बोलेंगे कर लेंगे, जो भी काम देंगे कर लेंगे। तो 1-2 बार तो उन्होंने फिर भी वो ठीक है, उन्होंने सोचा 1-2 बार वो जोश में आया, फिर अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन मैं भी 2-3 बार जाता रहा तो उन्हें लगा कि यार इससे कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, ये लगता जाएगा नहीं। आपने जब वो लाइन बोली ना कि भाई दरवाजे सबके लिए बंद रहते हैं लगभग पॉलिटिक्स में, तो मुझे वो डायलॉग याद आ रहा था, वो जिसमें अभिषेक बच्चन ने बोला कि अब मैंने उस दरवाजे पे टांग डाल दी है। तो आपकी वो टांग वहाँ चली गई पैर की, भाई अब दरवाजा खुलेगा सबके लिए। लेकिन मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करूँगा कि उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया मुझे। उनको थोड़ा सा शायद दिखा होगा फिर कुछ, तो उन्होंने 1-2 छोटे काम मुझे दिए, कम से कम टेस्ट करने के क्रम में। फिर मैंने 1-2 काम करके दिया तो फिर उससे वो बहुत खुश हुए। फिर तीसरा चौथा काम आया, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस उन पर डेवलप हुआ।
बट वो भी बहुत रेयर होता है मुझे लगता है। अच्छा, आपके इसी सवाल से मैं एक मतलब जो आप जवाब दे रहे हैं उसी पे एक बोलूँगा। जैसे जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपको एक झटका लगा कि जब आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हो और आपने एक अच्छी लाइन बोली कि मैं सोच रहा था कि मैं इस स्टेट में आया हूँ, सर्व कर रहा हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, उसके बजाय मतलब मुझे हटाया जा रहा है, बुरा लगता है। अब आप पॉलिटिक्स में और काम भी आप काफ़ी करीबी डिफरेंट पार्टियों के जिसके साथ भी आप काम करें, बीजेपी के साथ काम कर रहे हो, जिनके साथ भी अभी उनकी मनोस्थिति क्या होती है जब एक पॉलिटिशियन एक अच्छा काम करता है किसी भी सरकार में या अपने लोगों के लिए और फिर वो हार जाता है, तो उनको भी वही झटका लगता है? बुरा लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है। सी अच्छा काम डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ट्रू, राइट? तो कई बार हमें लगता है कि अगर एज अ पॉलिटिशियन और एज समबडी इन पावर मैंने सड़कें अच्छी बनवाई या ब्रिजेस, जैसे आपके यहाँ कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, मैं पिछले 1-2 बार से आऊँ तो मैं कोस्टल रोड का देख के इतना खुश होता हूँ। मैं बोलता हूँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है गवर्नमेंट, इतनी अच्छी चीज़ है। किसी को लगेगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पे अच्छा काम हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक दूसरा सेगमेंट हो जिसे कुछ और ही चाहिए। समझ रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से धारावी पे अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि उसको रिबिल्ड करना है, राइट, तो एक सेक्शन बोलता है कि वो रिबिल्ड होना चाहिए और उसको वो डेवलपमेंट मानेगा, दूसरा सेक्शन बोलेगा नहीं उसको रिबिल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों का एक जो सोसाइटल फॉर्मेशन बना हुआ है ना, उनका एक बॉन्ड्स है, एक सोसाइटी है वहाँ पे, वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वो बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना कि अच्छा काम नहीं, लेकिन मैं उस दर्द के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि एग्जांपल लेता हूँ अखिलेश यादव का, जब भी कोई मैच हो रहा तो बोलता अगर हमने स्टेडियम नहीं बनवाया होता तो आज मैच होता नहीं। लोग बोलते हैं कि दर्द तो होता ही कि भाई हमने काम कराया, ये सड़कें हमने बनवाई और उसके मजे ये लोग ले रहे हैं, बुरा तो लगता है। पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से उन्हें जो अच्छा काम लगता है उनकी सरकारों को करवाते भी हैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जनता फिर उसे कैसे इवैल्यूएट करती है वो बहुत डिफरेंट। और दूसरा, पॉलिटिक्स बहुत एक ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, बहुत सब्जेक्टिविटी है उसमें। और हम लोग जब वोट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एक बहुत अच्छा कोट है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, दे आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन, राइट? तो कई बार आप किसी नेता को इसलिए बस पसंद करते हैं कि वो आपको दिखने में अच्छा लगता है, या वो कुछ बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। कोई बस इसलिए नहीं पसंद आता है क्योंकि वो बहुत चिल्ला के बोलता है, विच आर सो इररिलेवेंट थिंग्स, राइट? तो अब क्यों किसी सरकार को पसंद करते हैं, उनके मुखिया को, अपने लीडर्स को पसंद करते हैं, डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स हारते हैं तो उनको बुरा लगता है, पर आपको ये भी समझना होगा अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि आप कुछ भी कर लें, पॉलिटिक्स इज अ वेरी अनसर्टेन फील्ड, तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन पावर, या वैसा कोई कॉर्पोरेट पाथ नहीं है कि अभी मैनेजर हैं तो 3 साल में सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, उसके बाद जनरल मैनेजर बन जाएंगे। अच्छा सेल्स करने के बाद कोई वो नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, तो वो अनसर्टेनिटीज आपको रखना पड़ेगा हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर लें। आपने सही बोला कि कोई अच्छा दिखता है तो लोग वोट दे देते हैं। अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें रणवीर अलाहाबादी का पॉडकास्ट था, उसमें नीतीश राजपूत आए हुए थे और उन दोनों की चर्चा इस टॉपिक पर चल रही थी कि भाई आप तो दिखते भी अच्छे हो, और मुझे किसी ने बताया कि अगर आप अच्छे दिखते हो तो लोग आपको देखेंगे। ये एक पैमाना तो होता ही। अभी एक चीज़ जो मेरा पर्सनल सवाल है, जब मैं आपके जैसे लोगों से मिलता हूँ जो कि हमारे मतलब आम जनता के बीच से वहाँ पे गए, क्या पॉलिटिक्स सच में गंदी है? लोग सच में मतलब होता नहीं कि नेता भाई इतने करप्ट, कोई गंदा आदमी, मतलब आप एक आम आदमी सोचता है कि भाई वहाँ तो पता नहीं क्या चल रहा होगा। जैसे बॉलीवुड के बारे में लोगों का मानना है, अगर आप छोटे शहरों में जाए वहाँ पे लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड में तो हमेशा अय्याशी चल रही है, हमेशा ड्रग्स पार्टी ही चल रही होगी। बट क्या पॉलिटिक्स सच में गंदा है आम आदमी के लिए? बोलते हैं हम लोकतंत्र में कि ना डेमोक्रेसी, यू गेट द लीडर्स यू डिजर्व, तो हमें वैसे ही नेता मिलते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, और वो नेता कहीं और से नहीं है, हमने उन्हें चुना है। तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जितने वो रिस्पॉन्सिबल है उतने हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? तो पॉलिटिक्स को मैं मानता हूँ बहुत सारे इनएफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लीडर्स भी हैं, राइट? अब प्रधानमंत्री से ही देखना शुरू करें, एंड वी हैव अ लीडर, मतलब डिकेड्स में हम लोग बोलते हैं कि ऐसे लीडर्स आते हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो अगर उसे अच्छा बनाना है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड की है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति तो कोई भी वो पावर में घुसना ही चाहेगा और पावर लेना ही चाहेगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी कि हम उसके हाथ में पावर देंगे या नहीं। बट हम बाइस्ड होते हैं डिफरेंट चीज़ों से। एग्जैक्टली, अपने लोकल तो वो तो हर जगह पे जहां भी बहुत हाई स्टेक्स होंगे, और पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा हाई स्टेक्स है क्योंकि इट हैज इमेंस पावर एंड उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैसा भी, तो हर कोई वहां जाना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी बोलेगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मन करता है, लेकिन ये फिर सब हम लोग बने भी हैं लोग, बने भी हैं, एग्जाम्पल तो हम लोगों ने दिया ही है। तो फिर हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उन्हें बनने दे रहे हैं या नहीं, राइट?
तो हम पॉलिटिक्स को दूसरी साइड नहीं रख सकते, ये नहीं बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स वाले खराब है, दे आर पार्ट ऑफ अस। नहीं बट अगर जैसे कि आपने किताब भी लिखी है ब्रोकन प्रॉमिस, और ये किताब बिहार के पूरे पॉलिटिक्स पे भी है, मैं उससे ही कनेक्ट करता हूँ आपकी। जैसे कि अभी लालू यादव जब बने और उनको जब जाना हुआ, उन्होंने राबड़ी देवी को खड़ा कर दिया, तो इसमें आम जनता तो अब 5 साल बाद ही कुछ कर सकती है। आम जनता क्या कर सकते हैं उसमें? एग्जाम्पल अभी अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को खड़ा कर दिया, तो आप तो चूज नहीं कर रहे। हम सीएम के रूप में मान लो कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को देखा, तो अब हम बीच में वोट तो नहीं, इलेक्शन तो नहीं करवाएंगे। उसमें भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। एक तो है कि ठीक है 5 साल बाद तो आपको मौका मिल ही रहा है, जैसे दिल्ली में भी अभी बनी, अभी इलेक्शन आएगा, आपको मौका मिलेगा। जी। अगर आप उस डिसीजन से खुश नहीं है तो आप अदरवाइज वोट कर सकते हैं। बीच में भी जब वो सीएम बन रही हैं तो उनको सारे विधायकों का समर्थन, इसलिए वो सीएम बन रही हैं। ऑब्वियसली बात। अब जो सारे विधायक है, ठीक है, उनको आला कमान का निर्देश आ गया तो उन्होंने सीएम चुन लिया, लेकिन ये विधायक अपने क्षेत्र में भी जाते हैं तो अपने लोगों को भी आंसरेबल तो है ही फाइनली। तो अगर इतनी ज्यादा तेज आवाज आने लगे नीचे से कि तुमने भी अगर समर्थन दिया तो अगली बार तुम्हें तो हम नहीं चुनने वाले, तो इनफैक्ट आप देखेंगे कई सारे बिल्स पे, इनफैक्ट यूएस में आप देखेंगे काफी एक अच्छी चीज मुझे लगती है, कई सारे बिल्स पे जब वोट होता है वहां पे कांग्रेस में, तो पार्टी लाइन से हट के आप देखेंगे जो कांग्रेसमैन है वो वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो अपने होम स्टेट्स है वहां पे थोड़ा एंटी सेंटिमेंट है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से द रिपब्लिकन पार्टी, वो अबॉर्शन को लेके बहुत प्रो नहीं है, राइट? लेकिन हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी का एक कैंडिडेट जो एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट से आता होगा, चूंकि उसको अगली बार वहां से भी जीतना है, तो पार्टी लाइन से हटके उसके लिए वोट कर देगा अबॉर्शन राइट्स के लिए, और बहुत अक्सर होता है। राइट। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत अवेयर है और पब्लिक डिमांड कर रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के कि तुम्हें ऐसे वोट करना होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे राइट्स इन्वॉल्व है। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा कि लोग जो है उनको बहुत अकाउंटेबिलिटी मांगनी पड़ेगी, और उनको बोलना पड़ेगा कि सोच लो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो अगली बार भी इलेक्ट होने आना है। आपने एक चीज़ अच्छी बोली कि यूएस पॉलिटिक्स की बात की, और यूएस में ऐसा होता है। हम अक्सर एग्जांपल देते हैं दूसरे कंट्री का या दूसरे के। आप भारतीय लोकतंत्र की अगर कुछ अच्छी चीज़ें बता पाए हमें कि इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या खूबसूरती है, कुछ तो अच्छी बातें होंगी हमारे अंदर। बहुत, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि करंट स्टेट में इंडियन डेमोक्रेसी अनडाउटेडली लार्जेस्ट तो है ही, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। मुझे लगता है सबसे एक तरह से फाइन बैलेंस वाली डेमोक्रेसी भी है। जैसे डेमोक्रेसी में भी अलग अलग काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी है वर्ल्ड ओवर। कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, विज़ावी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट? हमारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं नॉमिनल होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको सारे एमपीज मिलकर इलेक्ट करते हैं, लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं। तो सारे जो एमपीज हैं उनके माध्यम से वी हैव अ कंट्रोल ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सरकारें और प्राइम मिनिस्टर्स एक एक वोट से हारे हैं, राइट? अटल जी की सरकार एक एमपी के वोट नहीं देने से गिर गई, राइट? दूसरा, काफी सारे बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारे डेमोक्रेसी में, हमें लगता है फॉर द काइंड ऑफ जितना बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा, उसमें आप जाएंगे तो दोनों साइड्स हैं। एक तो है कि जो अकाउंटेबिलिटीज है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके वो सारे भी इलेक्ट होके आ रहे हैं, वो कोई प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल नहीं है। तो मिनिस्टर्स को भी एट द एंड ऑफ द डे या तो राज्यसभा से भी होके आए तो ठीक है, वो स्टेट्स उनको इलेक्ट करेगा, एमएलएज इलेक्ट करेंगे, लेकिन इनको इलेक्ट होके ही आना है। तो लोगों को आंसरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है आपकी विज़ावी लेट्स हेल्थ सेक्रेटरी इन द यूएस। बट इसमें एक बड़ा नुकसान नहीं है कि हम जैसे कि यूएस में हो रहा है और वो किसी को एक्सपर्ट को चूज कर रहे हैं, तो हम स्किल्ड वाले लोगों को मिस कर जा रहे हैं, क्योंकि हर लीडर कोई किसी न किसी स्किल में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी तो है नहीं। इसके दोनों एंगल्स हैं। जब आप किसी को लेट्स से एक प्राइवेट सेक्टर से लाते हैं एज अ सेक्रेटरी, उसके पास स्किल हो सकती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स कितना है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक नेता, एक पॉलिटिशियन जिसने शुरुआत से, जो एक करियर पॉलिटिशियन है और उसने जितना क्लोजली लोगों के साथ इंटरैक्ट किया और प्रॉब्लम्स को समझा है और झेला है और देखा है, तो उसकी अप्रिसिएशन या प्रॉब्लम की एकदम तह तक जाने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो शायद एक ब्यूरोक्रेट में नहीं होगी, राइट? टेक्निकल एबिलिटीज कम हो सकती है तो उसके लिए आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, राइट? तो आप कहते हैं कि मिनिस्टर्स, आप डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हो, लेकिन जहां भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात आती है तो आपके पास भी हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं एंड सो ऑन। पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से आप काम कराते हैं, राइट?
अभी हम लोग आते हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी जिनको हम इतने सालों से हम लोग वोट डाल रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी अभी महाराष्ट्र इलेक्शन था और जब मैं वोट डालने गया तो देखा एक आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी, मतलब हर तबके का आदमी लाइन में लगा है और अपना एक वोट डालने का जो अधिकार मिला है हमें, ये तो अच्छी बात है। ये जो फर्स्ट इलेक्शन जब इंडिया में हुआ था, पहला इलेक्शन जब हम लोगों ने चूज़ किया था, फर्स्ट टाइम तो मुझे लगता है कि नेहरू जी निर्विरोध ही चुने गए थे जब आज़ादी के बाद की बात। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना तभी हुई थी या उसके बाद हुई थी? पहले इलेक्शंस इंडिया में 1952 में हुए, राइट। एंड इलेक्शन कमीशन तब तक आ गया था एग्जिस्टेंस में 1950 में हमने जब संविधान को वी बिकेम अ रिपब्लिक, तो इलेक्शन कमीशन एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो एग्जिस्टेंस में आ गया। और 52 का पूरा इलेक्शन कमीशन नहीं कराया, राइट। और जो फर्स्ट इलेक्शंस इंडिया में थे वो एक बहुत बड़ा उसको सोशल एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्केल पे दुनिया के किसी भी देश में इलेक्शन होने जा रहा था, पूरी दुनिया में, और एक ऐसे देश में जिसे ऐसे ही सब पिछड़ा मानते थे, राइट। तो इनफैक्ट जब भारत आज़ाद भी हो रहा था तो जो वेस्टर्न क्रिटिक्स थे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने यही लिखा था कि इंडियंस विल नॉट बी एबल टू हैंडल डेमोक्रेसी एंड दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट, दे विल फेल एज अ नेशन स्टेट। तो कोई सोचता ही नहीं था कि इंडिया में मतलब डेमोक्रेसी सर्वाइव कर जाएगी और ये लोग दे आर नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स। ब्रिटिशर्स का एक आर्गुमेंट होता था आज़ादी नहीं देने के लिए, उसको वो व्हाइट मैन्स बर्डन बोलते थे कि ये गोरों के ऊपर बर्डन है कि इसे देश को रूल करना पड़ रहा है क्योंकि ये फिट टू रूल नहीं है। शायद इसी पॉलिसी पे वो रूल भी करते थे हर कंट्री पे, व्हाइट मैन मतलब बर्डन। क्या व्हाइट मैन बर्डन मतलब हम इनको सिविलाइज करें, इनको लाइक बनाएं कि ये अपनी कंट्री चला पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। करेक्ट। तो उसको अपना डिवाइन ये मानते थे, ड्यूटी मानते थे एक तरह से। तो 52 का इलेक्शन एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, और उस समय करीब 17 करोड़ वोटर्स इंडिया में थे। 17 करोड़ लोगों को वोट डालना है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया में वोट डालना है ना। आज की तरह की कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट भी करना है तो बसेस एक लग्जरी होती थी, और उतने लोग जो कि अवेयर नहीं थे, उनको ट्रेंड भी करना है फर्स्ट टाइम वोट के लिए। तो जब 52 के इलेक्शंस हुए तो इंडिया की जो साक्षरता दर थी वो महज 18% थी। बट मैंने ऐसा सुना है, अगर मैं गलत हूँ तो आप काट सकते हैं, कि उस समय शायद वोटिंग परसेंटेज आज से ज़्यादा थी। नहीं, ज़्यादा नहीं थी, दैट्स रॉन्ग, 50% के आसपास रही थी। लेकिन अब लोगों को सिंस 18% साक्षरता दर थी, तो अब लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है। बट उस सुविधा में 50% वोट दे देना, 50%। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने जो काम किया वो बहुत, और इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया वो बहुत काबिले तारीफ था। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को आया कि अब जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनसे वोट कैसे करवाएं, राइट। तो उनको लगा कि यार अगर आप नाम लिख के भी दे दोगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई पढ़े तो, राइट। तो अब उसका तरीका क्या है, तो हुआ कि सिंबल्स कुछ दिए जाए। तो ऐसे सिंबल कुछ होने चाहिए जो सब लोग पहचान पाए, और हर व्यक्ति को एक सिंबल दे दिया जाए, तो बोल दिया जाए कि प्रकाश जी को वोट देना है तो सेब पे वोट देना, तो प्रकाश जी को चला जाएगा। तो इसको सबको सिंबल दे दिया जाए, तो सबको सिंबल दिए जाने लगे। तो एक पूरी लिस्ट निकाली गई, उसमें भी बहुत ये हुआ कि जो सिंबल्स होने चाहिए वो बहुत सेकुलर होने चाहिए, वो सबको समझ में आना चाहिए, गांव से लेकर शहर तक में। तो ऐसे करे 25-26 सिंबल्स निकाले गए। तो कांग्रेस को सबसे पहला जो सिंबल मिला वो जोड़ा बैल बोलते हैं, 2 बैल, जो उस समय आम होगा। हाँ, तो वो 2 बैल वो सबको समझ में आ गया। तो कांग्रेस को सबसे पहले वो सिंबल मिला। जो भारतीय जनसंघ था उसे एक दिया सिंबल मिला, राइट। तो इस प्रकार के सिंबल्स मिले। भारतीय जनसंघ ने पहला इलेक्शन लड़ा था जी। अच्छा। तो ऐसे जो उस समय के रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थी उनको मिला, और कुछ सीपीआई, मुझे लगता है सीपीआई थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, तो सबको सिंबल्स दिए गए। फिर कुछ फ्री सिंबल्स रखे गए अलग निर्दलीय के लिए। फ्री सिंबल्स में भी फिर जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि एक रेल का इंजन एक सिंबल था, तो उस पर फिर बहुत डिबेट हुआ कि रेल की इंजन गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे, किसी ने ट्रेन देखा ही नहीं है कभी जिंदगी में, ट्रेन तो एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी। तो फिर उसको हटाया गया कि ये कॉमनली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इस प्रकार के पहले सिंबल्स डिफाइन हुए। अब वो ये सिंबल्स डिफाइन तो हो गए हैं, अब वोटिंग कैसे कराए। तो हुआ कि जहां भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने कैंडिडेट्स हैं तो सबको अलग अलग रंग के बक्से दे दिए जाए। अच्छा। तो आज के जैसी हम कुछ वर्षों पहले तक जो हमारा पेपर बैलेट होता था और जिसमें हम मुहर मारते थे, वो नहीं था उस समय। अच्छा। तो सिंपल सा 1 रुपए नोट के बराबर का एक बैलेट स्लिप दिया गया। वो पिंक कलर का बैलेट स्लिप है, उसके ऊपर अगर बिहार है तो BR लिखा है और उसका एक नंबर लिखा है। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे अपने बूथ पे तो आपको वो स्लिप दे दिया जाएगा और उसको आपको डाल देना है अपने पसंद के बक्से में।
तो पहले हुआ कि सबके अलग अलग रंग के बक्से हो जाए, तो प्रकाश जी का बक्सा लाल कर दिया जाए, मेरा हरा कर दिया जाए, उनका पीला, ऐसे कर दिया जाए। फिर वो इतने कलरफुल बक्से हर जगह पहुंचाना इस प्रोपोर्शंस में अपने आप में टास्क था। टफ फाइट है। तो यार कि अलग अलग रंग के बक्से तो नहीं हो पाएंगे, एक ही रंग का बक्सा हो, बक्से के ऊपर सिंबल चिपका दिया जाए, अच्छा, है ना। तो 10 जिसको कैंडिडेट, इसमें डालना है उसको उसमें डाल हाँ, समझ। तो 10 कैंडिडेट 10 बक्से बन गए, सबके ऊपर सिंबल्स है, और आपको जाके अपना पर्चा उठा के, क्योंकि आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं, जाके खाली उसमें डाल देना है, तो आपका एक वोट काउंट हो गया वो, राइट। तो इस प्रकार से पहला पूरा इलेक्शन हमारा कंडक्ट हुआ। इतना मैमथ इलेक्शन कंडक्ट कराना, 18 लाख वोटर्स थे, 18 करोड़ वोटर्स थे, राइट। 18% साक्षरता दर थी, फिर भी हम लोगों ने करीब 50%, जैसा आपने कहा, लोगों ने वोट किया, और पहला इलेक्शन कंडक्ट होता है। कांग्रेस ऑफकोर्स स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आती है। नेहरू भी बोलते हैं कि नेहरू बोलते हैं कि मैं बहुत डाउटफुल था कि एक ऐसा देश जो असाक्षर है वो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल कर पाएगा, तो मैं खुद बहुत आश्चर्यचकित हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लोग चुनाव जीतते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोग चुनाव हार जाते हैं। मोरारजी देसाई यही बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं। इनफैक्ट सबसे सरप्राइजिंग था BR अम्बेडकर चुनाव हारते हैं 1952 का, आपके बॉम्बे से, राइट। और उनको हराया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं नारायण नार्लोलकर उनका नाम था, वो उनको 15,000 वोट से ही बॉम्बे से हराते हैं BR अम्बेडकर को, राइट। तो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी की जीत थी कि सोचिए इतने पॉपुलर नेता भी एक साधारण व्यक्ति से हार सकते हैं, तो उसको भी आपको मानना पड़ेगा। तो एक तरह से वो 1952 का जो इलेक्शंस हुआ, अपने आप को पूरे वर्ल्ड को उसने सरप्राइज किया। इनफैक्ट फिर जब हम आगे बढ़े 57 के इलेक्शंस तक आए, तो और डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 है, जिसमें बोलते हैं कि हर 10 वर्षों पे आपको जो सेंसस होगा उसके हिसाब से एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और सेंसस के हिसाब से सीटें फिर से बढ़ानी घटानी, उनके बाउंड्रीज चेंज करने, उसका काम होगा, डिलिमिटेशन करेंगे आप। तो 1951 के सेंसस के हिसाब से सीट्स की बाउंड्रीज चेंज हुई। दूसरा परिसीमन जिसको बोलते हैं, 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का वर्डिक्ट आया, जो हमारे स्टेट्स थी उस समय, वो काम चल रहा था कि स्टेट्स को फिर से कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय, राइट। तो बहुत सारे नए स्टेट्स बने लैंग्वेज के बेसिस पे, महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग बना सौराष्ट्र से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नए स्टेट्स बने, तो अब स्टेट्स भी अलग हो गए थे, सीट्स भी नए नए चेंज हो गए हैं, राइट। तो एक तरह से पूरा न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गए देश में, राइट। सीट्स के नंबर्स भी चेंज हो गए हैं, राइट। तो फिर 57 इलेक्शंस इसमें हुए, फिर चैलेंज हो गया, फिर चैलेंज हो गया कि अब तक जो लोगों को पता है तब फिर नए से बताओ इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर 57 इलेक्शंस में, लेकिन हमारे पास वो बैलेट पेपर आ गया, राइट, जिसमें एक ही में आपके पास सारे लोगों के नाम हैं, उनके सिंबल्स हैं, और उसमें आपको एक तरफ मुहर मार देना है और उसको एक ही बक्से में डालना है। तो थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया, राइट। तो इस प्रकार से फिर 62 के इलेक्शंस और थोड़े अलग धीरे धीरे, बट एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है, तो हम सीखते भी गए इलेक्शंस कंडक्ट कराना। फिर हमारे लिए वो एक सिंपल प्रोसेस की तरह हो गया। जैसे आज इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो कोई ऐसे बहुत बड़ा ये नहीं होता है, हमें पता होता है कि आराम से हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन करवा लेगा, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा प्रोसेस हो। सो बट या एज अ डेमोक्रेसी, मतलब वी वन देयर। अभी आप जब बता रहे थे तो लग रहा था कि 1952 में क्या वो दौर होगा, बैलगाड़ियों पे लोग बैलेट बॉक्स को लेके जा रहे थे, डब्बे को। इतनी खूबसूरत शुरुआत, और कहाँ गलती रह गई कि हम इस जगह पे पहुंच गए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत गलत जगह पे पहुंचे हैं। मतलब जो हमारे देश का ग्रोथ होना चाहिए था, जो लोगों को उनका हक मिलना चाहिए था, चाहे वो निचले तबके के हो या सामान्य वर्ग से आते हों, शिक्षा, रोजगार, उनको सामान्य आम धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना, राजनीतिक इच्छा की शक्ति की कहीं ना कहीं कमी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रह गई। दिक्कत कहाँ पे हो गई कि हम पहुँच नहीं पाए? जब भी हम कंपेयर करते हैं कि वो कंट्री वहाँ पे पहुँच गया, साथ में आज़ाद हुआ, वो कंट्री वहाँ पे, चाइना वहाँ पहुँच गया, रशिया वहाँ पहुँच गया, US पहुँच गया, ये तो बाद में भी आज़ाद हुए, हमारी स्पीड में कहाँ दिक्कत रह गई? नहीं, दोनों तरफ से आपको देखना होगा। एक चाइना से जब आप कंपेयर करते हैं तो बहुत राइट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कंपेयर भी नहीं बोलूँगा, बट आपको लगता है कि हम उस जगह पे, सही जगह पे हैं, जो हमें स्पीड में, इतनी प्यारी शुरुआत, इतनी सुंदर शुरुआत की जगह, मतलब मुझे लगता है रिजल्ट ये तो नहीं आज 2024 में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। नहीं, दोनों है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पहुंच गए जहाँ एग्जैक्टली पहुंचना था,
मगर ऐसा भी नहीं है कि एकदम नहीं कर पाए। तो हम लोग एक मिडिल लैंड में होंगे मेरे ख्याल से, राइट। बहुत चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें अच्छी हुई भी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि एज अ डेमोक्रेसी वी हैव सक्सीडेड। आपको उसका पास्ट भी देखना होगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये सवाल नहीं कर रहा हाँ, मैं समझ मैं गया। एक मैं एक विश्लेषक के रूप में जानना चाहता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस है कि अपनी गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपने उस पर अपना काम छोड़ के इसमें टाइम दिया है आपने, तो अब आप उसको समझ रहे हो कि गड़बड़ है कहाँ पे, बैलेंस कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि राजनेता का बोलना, उनकी इच्छा शक्ति, और फिर जब वो सिस्टम में जाता है फिर उनका करना बहुत मुश्किल काम है कि वो तालमेल बैठ पाए। जो आपने कमिट किया वो कमिटमेंट आप जाके सत्ता में आने के बाद पूरा कर पाओ, इतना आसान होता नहीं है। मैं भी समझता हूँ उनके ऊपर भी दबाव होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आप एग्जाम्पल देना, आपने अपनी किताब में लिखा है और काफ़ी पॉडकास्ट में अपनी चर्चा भी की। एग्जाम्पल बिहार स्टेट हो, झारखंड हो या फिर उड़ीसा हो, तमाम स्टेट जो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छी पार्टियाँ नहीं होंगी या अच्छे लीडर नहीं हुए, बड़े बड़े लीडर वहाँ से पैदा हुए हैं और फिर भी गड़बड़ होगी बात। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत अलग अलग करके आपको देखना होगा अलग अलग स्टेट्स को। इनफैक्ट एज अ कंट्री आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी गलतियां ये हुई कि हम लोग थोड़ा लिबरलाइजेशन में काफ़ी लेट हो गए, राइट। सो लेट्स से 1991 में हमने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया। चाइना को आप देखते हैं तो करीब लेट 1970s में ही वो मैन्युफैक्चरिंग के पाथ पे निकल चुका था, समझ गए। और तो उसने एक एज ले लिया हमसे। 70s 80s में हम एक बहुत ज़्यादा लाइसेंस परमिट राज इकॉनमी थे कि अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी भी है तो ऐसा लगता था कि फैक्ट्री लगाना कोई जुर्म है, तो इतने लाइसेंसेस और परमिट्स आपको लेने पड़ते थे। अगर आपको अपनी प्रोडक्शन तक बढ़ानी है उसके लिए भी आपको परमिशंस लेने पड़ते थे और आपको सालों लग जाते थे, राइट। जो आज एकदम ये लगता है थोड़ा कि easy हाँ कैसे पॉसिबल हो सकता था। तो उस केस में थोड़ा हम लोग पीछे रहे। अलग अलग स्टेट्स पे आप देखेंगे तो फिर अलग अलग उसमें कुछ स्टेट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण पीछे रह गए, या जिस प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स शायद उनको मिले वो सबसे बेस्ट नहीं थे। कुछ लीडर्स इस कारण से भी पीछे रह गए। बहुत स्पेसिफिक पॉलिसीज आई, जैसे आप ईस्ट की बात करते हैं जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनकी जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी, वो एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने ईस्ट को बहुत डिसएडवांटेज किया। तो बहुत स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं अलग अलग। जो कोस्टल स्टेट्स थे हमारे वो इसलिए डेवलप कर पाए क्योंकि उनके पास कोस्ट था, राइट। तो कोस्ट बहुत आसान कर देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था तो फैक्ट्रीज भी वहीं इस्टेब्लिश होने लगी, प्रोडक्ट्स वहीं से शिप होने लगे। तो मेरे ख्याल से अलग अलग फैक्टर्स हैं क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स को भी देखना होगा तो बहुत उसको उस ज्योग्राफी के प्रॉब्लम्स को अलग अलग करके आपको देखना होगा। एक स्ट्रोक से शायद आप एक तरीके से आप नहीं बता पाए कि एक कोई कॉमन प्रॉब्लम है। इतना बड़ा देश रन करना, मैं मानता हूँ कि बहुत और एफिशिएंटली हो सकता था, हम लोग शायद और डेवलप हो सकते थे, जीडीपी रेट 2% और ज़्यादा हो सकती थी, मगर वो हाइंडसाइट में ही लगता है, आगे कई बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। सो फॉर एग्जांपल जब पहली सरकार बनी और नेहरू जी की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, उन्होंने कहा कि हम हेवी इंडस्ट्री लेड इकोनॉमी बनाएंगे, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज, आज आप जितनी भी हेवी इंडस्ट्रीज देखते हैं, चाहे आप जो स्टील प्लांट्स अपने देखते हैं, जो फर्टिलाइजर प्लांट्स देखते हैं, ये सारे उसी समय की देन थी। उसी में उन्होंने कहा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी रहेगी कि देश में हर जगह इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो मिनरल निकले कहीं से भी लेकिन उसको अवेलेबल हम सेम प्राइस पे हर जगह करवा देंगे, और एज अ सरकार हम उसके फ्रेट को, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन उसको सब्सिडाइज करेंगे। तो इसका किसी ने नहीं सोचा कि इसका नुकसान हो जाएगा किसी और को, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हुआ जो एक्चुअली मिनरल रिच स्टेट्स थे कि वहाँ से मिनरल निकाल के सारे कोस्टल एरियाज में पहुँचते रह गए और वहाँ पे फैक्ट्री ही नहीं लगी, राइट। तो ये आप लेकिन हाइंडसाइट नहीं देख पाए। 93 में जाके उसको स्क्रैप किया, विजन की भी कमी थी, लोगों को अपने सोच नहीं पाए कि क्या बोल सकते हैं आप कि उस समय जो उनका थॉट प्रोसेस था उसमें शायद वो दूरदृष्टा नहीं थी कि शायद उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने वो जो सवाल वो वाला जो किया था आपका कि स्किल लीडर कि उसके पास क्या उस चीज़ की समझ है, खैर उसको हम कट करते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पॉपुलर लीडर, एक पॉपुलर नेता और एक बेहतर नेता, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक आदमी हो सकता है? मोदी जी का एग्जाम्पल आप मत दीजिएगा। हो सकता है, क्योंकि लालू यादव काफ़ी पॉपुलर लीडर थे बट वो बेस्ट नहीं थे बिहार के लिए। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, राइट। इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलर तो आपको होना ही पड़ेगा, बिल्कुल, राइट। अनलेस कि लेट्स से आप मनमोहन सिंह है, राज्यसभा चले गए और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो एक अलग रास्ता है। लेकिन जनरली हम मानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जनरली वो इलेक्टेड लीडर्स लार्जली आज तक हुए हैं।
तो आपको इलेक्शन जीतनी है तो पॉपुलर तो बाय डिफॉल्ट आपको होना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा और एज अ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी सारे एमपीज या एमएलएज मिलकर आपको इलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके उनको बीच भी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी शायद या एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी तो होनी ही पड़ेगी। नहीं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मनमोहन सिंह बहुत पॉपुलर नहीं थे जब तक वो पीएम बने नहीं। उससे पहले उनकी अपनी वित्तीय सेवाएं थी जो आरबीआई और दूसरे के रूप में दे रहे थे, बट लीडर अच्छे थे। जब वो आए, जिस पद के लिए आए, उस पर उन्होंने अच्छा काम किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात को मतलब रिपीट पे बोल रहा हूँ कि जब आपको एक पॉपुलैरिटी का तमगा मिलता है और आप लीडर बन जाते हैं, कहीं पे आप जीत भी जाते हैं, तो उस पॉपुलैरिटी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट मिल नहीं पाता। काफ़ी स्टेट इसके एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने अपने पॉपुलर लीडर को चुन लिया, बट वो 5 साल बेचारों ने मतलब झेला ही फिर उनको। और बिहार तो खैर सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने। नहीं, फिर से ऐसा कोई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर लीडर होगा इफेक्टिव नहीं होगा और जो इफेक्टिव होगा वो पॉपुलर नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोग में नहीं हो दोनों चीज़ें, कुछ लोगों में दोनों चीज़ें होंगी। मैं फिर से एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं देना चाहता, मैं आपके महाराष्ट्र में ही बैठा हुआ हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं। मुझे लगता है, अगेन पर्सनल ओपिनियन, कि इज एज पॉपुलर एंड एज इफेक्टिव एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सो बहुत सारे ऐसे लीडर्स किसी दूसरे पार्टी में आपको दिखते हो बीजेपी के अलावा? अभी ये वाले सवाल पे खैर इसको कट करते हैं, क्योंकि अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने मोदी जी का नाम लेके थोड़ा सा बवाल हो गया। दिखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं शायद करूंगा। मे बी आई विल नॉट टेक ऐसा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, लेकिन बहुत सारी पार्टियों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, राइट, उससे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव होने के लिए पॉपुलैरिटी नहीं हो। इनफैक्ट पॉपुलर होने से फायदा भी होता है। देखिए, पॉपुलर वही हुआ होगा जिसकी ग्राउंड की कनेक्ट बहुत अच्छी रही होगी। नो डाउट, ग्राउंड पे कनेक्ट, नेता तो होगा ही, वो नेता होगा। अब नेता होगा तो ग्राउंड का कनेक्ट अच्छा होगा, लोगों से कनेक्ट अच्छा होगा, तो लोगों के प्रॉब्लम्स का अप्रिसिएशन बहुत हाई होगा, और जो प्रॉब्लम्स की समझ होगी वो बहुत अच्छी होगी। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक नेता का मतलब जो लीडर होते हैं, जब वो चुन के आते हैं और जब वो पहुंचते हैं विधानसभा या लोकसभा में, अब उनको अपने क्षेत्र में भी काफ़ी टाइम देना होता है और इधर अपनी मिनिस्ट्री को भी संभालना, तो बड़ा तालमेल मिलाना भी बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। आपने एक चीज़ जो बताई कि नेहरू जी की योजनाओं के बारे में, जो कि फर्टिलाइजर के बारे में या रिफाइनरी के बारे में, जो उन्होंने इक्वलिटी वाला सोचा कि मिनरल्स कहीं का भी हो, सब जगह पहुंचना चाहिए। एक चीज़ जो हम लोग कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको बोलिए। आपको लगता है कि हम लोग कहीं ना स्किल बेस रोजगार पैदा करने में या लोगों को स्किल करने में कहीं ना कहीं चूक गए? जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे अपने गाँव के आसपास में ITI जरूर होता था, भले वहाँ पे बिल्डिंग ही सिखाया जाए, बट वो एक स्किल तो दिया जा रहा था। हम कहीं ना कहीं अपने युवाओं को वो स्किल देना, कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्किल देना मिस कर गए। आप जनरली देखेंगे जो एक एक्सेप्टेड इकोनॉमिक प्रिंसिपल है पूरे वर्ल्ड ओवर, ये है कि कंट्रीज को अगर ग्रो करना है तो उनको प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में मूव करना होगा। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, से सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग से थर्शियरी मतलब सर्विसेज सेक्टर मूव करना होगा। और जो भी कंट्रीज डेवलप हुई इसी पास से डेवलप हुई है। तो यूएस भी पहले एक अग्रेरियन इकोनॉमी था, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आया, अब एक लार्जली सर्विसेज लेड इकोनॉमी। अभी वो इनफैक्ट मैन्युफैक्चर भी नहीं करता है, वो सिर्फ सर्विस ही दे रहा है, सिर्फ नॉलेज सर्विसेज या उस प्रकार की चीजें, हाई एंड चीजें इनफैक्ट, या तो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हम लोग थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वाले जोन में एक तो पहले बहुत लेट हो गए लिबरलाइजेशन वाले में। दूसरा, इंडिया एक बहुत यूनिक इकोनॉमी है वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट बोला जाता है कि हम लोगों ने वो प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांजिशन ही नहीं किया, हम लोग सीधे टर्शियरी में आ गए, बीच वाला छोड़ दिया हमने। करेक्ट, क्योंकि जब तक वो आ जाते तब तक तीसरा आ चुका था। करेक्ट। तो हम लोगों ने इनफैक्ट इंडिया में देखेंगे जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके साथ साथ इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी एक बूम पे आ गई थी। राइट, सर्विस देने लगे हम लोग। करेक्ट। तो इंडिया का ट्रांजिशन जो हुआ है वो प्राइमरी से लार्जली सर्विसेज लेड इकोनॉमी में हो गया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पे धीरे धीरे फोकस आता रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत ट्रेडिशनल पाथ हमने नहीं लिया। तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग वालों बहुत ट्रेडिशनल पाथ हमने नहीं लिया, तो इसीलिए जो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती एक वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे कंट्री ओवर, वो नहीं हो पाई। तो लोगों को उसमें हम स्किल नहीं कर पाए। और हम जब सर्विसेज सेक्टर में आते हैं तो सर्विसेज में जो स्किल्स होती है वो स्लाइटली मोर वैल्यू एडेड होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग की जो स्किल्स होगी, थोड़ा सा आपको एक 10th पास भी शायद कर ले, लेकिन अगर आपको लेट्स से सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जाना है तो 10th पास वाला कभी नहीं कर पाएगा। बेसिक लेवल ऑफ उसको कोडिंग आनी ही चाहिए। इनफैक्ट सर्विसेज में लेट्स से मैं होटल्स में ही बात करता हूँ, होटल मैनेजमेंट या उस तरह की सर्विस में भी लेट्स से आप एक सर्टेन लेवल ऑफ फिनिश खोजते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश
स्पोकन इंग्लिश चाहिए होता है। तो वो वाला सेगमेंट फिर आपने क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो आपने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बाढ़ आ गई, काफ़ी खुले। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफी हम लोग ऐसे निकालने लगे जैसे तो मैं अभी भी मानता हूँ, चूंकि अब वो मिस जो हमने किया, वो जो मिडिल पाथ, और मिस नहीं किया, अभी भी वो है और अभी भी उसको करना पड़ेगा इनफैक्ट, क्योंकि उसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। बिकॉज अगर आपको मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इज द वे जिससे आप बहुत लार्ज नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो वो स्किल करना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उसको यूज करना, इनफैक्ट वही वे फॉरवर्ड है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी, सबको रोजगार देने के लिए भी। उसके बिना बहुत मुश्किल होगा ट्रांजिशन करना इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। राइट। अच्छा, इससे एक जुड़ी चीज़, स्किल से एक जुड़ी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ जो आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है, चर्चा भी है, शुरुआत में भी रही है, रिजर्वेशन को लेके काफ़ी लोग बहस करते हैं, आज भी मतलब लोग बोलते हैं रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहली चीज़ तो ये बताइए मुझे। और पॉलिटिक्स में भी क्या रिजर्व सीट जो रखे जाते हैं उसकी भी क्या ज़रूरत है आज अब, इसके बारे में भी अगर थोड़ा बता पाए। तो रिजर्वेशंस आप देखेंगे, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशंस की शुरुआत हुई 1909 में। अच्छा। उस समय पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए। ओके, 1909 में। 1909 में तो उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। मतलब बट वो किस लिए रख रहे थे, क्या उसमें इलेक्शन हो रहे थे, ऐसे तो कोई सिस्टम? हाँ, होते थे ना, होते थे। बिल्कुल होते थे। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशंस कम है, तो उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था कि उसमें सीट तो रिजर्व रहेगी ही उनके लिए, लेकिन वोट भी उसी जाति या धर्म के लोग करेंगे। अच्छा। तो लेट्स से अगर हम लोग अंधेरी में बैठे हैं, अंधेरी एक सीट है और ये रिजर्व्ड है सेपरेट इलेक्टोरेट एक मुस्लिम के लिए, तो कैंडिडेट तो मुस्लिम होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए वोटिंग सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। फिर तो वो जीत जाएगा। नहीं, तो जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स हो सकते हैं, अच्छा, कैंडिडेट मल्टीपल होंगे, लेकिन वोटिंग सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोला गया। बड़ी आप लोगों को अलग कर रहे थे ना, फिर आप एक जगह पे। बिल्कुल, यस। आप उनकी राइट से। तो फिर 1919 में जो नेक्स्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, तो उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए फिर इसी प्रकार से कुछ सीट्स रिजर्व किए गए। डिप्रेस्ड क्लासेस, अंग्रेजों ने उस समय एक नया ग्रुप बनाया था जिनको हम बाद में शेड्यूल्ड क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जिनको कहा शेड्यूल्ड कास्ट कहा। फिर 1932 में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, आपको ध्यान होगा, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 31 में हुआ। 31 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने इस डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो अब शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रपोज किया। ओके। तो कहा कि देश में हम लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट्स की, उसमें सीट्स रिजर्व करेंगे और उनके लिए वोट सिर्फ वही करेंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस वाले लोग ही करेंगे, राइट। तो आपने जो सवाल किया, इनफैक्ट वही फिर उठा कि ये तो फिर हम लोग बांट रहे हैं उसको जातियों में, या जो भी बांट रहे हैं। तो गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। अच्छा। लेकिन अम्बेडकर जी इसके पक्षधर थे। उन्होंने कहा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसी से मिल पाएगा। दोनों के व्यूज में बहुत डिफरेंस था उसमें, और बहुत क्लैशेस हुए। इनफैक्ट पूना पैक्ट निकल के आया, जो दोनों का फिर गांधी जी ने एक आमरण अनशन शुरू कर दिया पुणे के जेल में ही, कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर अम्बेडकर जी उनके पास जाते हैं और दोनों में एक पैक्ट होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं करेंगे, राइट। सीट्स तो रिजर्व करेंगे ही, उन रिजर्व सीट्स की नंबर बढ़ा दी जाए। तो गांधी जी ने प्रपोज किया कि नंबर्स बढ़ा दीजिए रिजर्व सीट्स की, लेकिन वोटिंग सबको करने दीजिए। तो वहां से शुरुआत हुई हमारे यहाँ जो बोलते हैं रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और फिर जब हमारा संविधान भी बना, तो हमने उसमें भी डाला कि 2 वर्गों के लिए, जिसको हमने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा, उसके लिए हमने कहा कि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5%, राइट। और उसके हिसाब से सीट्स रिजर्व हुए। और लेकिन इंटरेस्टिंगली आज की तरह सीट्स रिजर्व नहीं थे, तो शुरुआत में जब वो सीट्स रिजर्व हुए, तो हुआ कि उससे 2 कैंडिडेट्स आएंगे एक सीट से, राइट। सो फिर से लेट से अंधेरी अगर एक सीट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व, तो एक उससे रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल्ड कास्ट का आएगा और एक फिर नॉर्मल आएगा, अनरिजर्व कैंडिडेट कोई आएगा। तो एक ही सीट से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो ऐसे करीब 80-90 सीट्स थे जिससे 2 रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में गए, राइट। एसटी सीट्स का भी ऐसा ही था। ये चला 1947 तक उन लोगों ने किया? नहीं, ये 1952 में शुरू हुआ फिर से। मैं समझ गया, हाँ। 1952 में पहले इलेक्शंस में ये हुआ कि जितनी उसी को फॉलो किया, सेम पैटर्न को इन लोगों ने फॉलो रिजर्व किया। सीट्स जितनी भी थी, उससे 2 कैंडिडेट्स आएंगे। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंगली एक सीट था जिससे 3 कैंडिडेट्स लोकसभा में गए, एक एससी, एक एसटी और एक अनरिजर्व्ड और जनरल कैंडिडेट। 62 तक चला ये,
उसके बाद जो आज का हम देखते हैं विच इज जो एससी रिजर्व सीट्स हैं वहाँ से एक ही कैंडिडेट आएगा एससी, जो एसटी रिजर्व सीट है वहाँ से एक ही कैंडिडेट आएगा एसटी, ये चलता रहा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में रिसर्च किया गया तो ये कहा गया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हम लोग हर 10 साल में रिव्यू करेंगे। अच्छा, राइट, की ज़रूरत है कि नहीं, और उसके बाद उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हर 10 साल में वो रिव्यू होता है, या जनरली आप बोले फिर हर 10 साल में उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, और वो आज तक चला आ रहा है। जो दूसरा काइंड ऑफ रिजर्वेशन है विच इज सोशल रिजर्वेशन, राइट, विच इज रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिजर्वेशन जॉब्स में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसाज किया, क्योंकि और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत डिबेट्स हुई, यू नो, कि एक तबका है हमारे समाज का जो आज भी पीछे रह गया है हिस्टोरिक रीजन से, तो उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो एक अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं कि एक तरीका जो होगा वो ये होगा कि हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी होगी आगे आने की, हर सेक्टर में, हर सेक्टर, और उसके लिए रिजर्वेशंस यू नो डिवाइस किया गया। और फिर से कि एससीज के लिए, एसटीज के लिए स्पेसिफिकली हम लोग रिजर्वेशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देंगे, जॉब्स में देंगे, राइट। और ये चलता रहा, और 1990 में इनफैक्ट उसमें ऐड हुआ ओबीसी रिजर्वेशन। अच्छा, हाँ, तो 1990 में 1979 में इनफैक्ट एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, और उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए, जी जी, तो उसको मंडल कमीशन बोला गया। तो 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया। और जनरली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन क्या करती थी, वो रिकमेंडेशन देती थी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है जिन्हें हम ओबीसी बोलते हैं, उनको भी कैसे यू नो एट पार विथ लेट्स से जनरल पॉपुलेशन लाया जाए। तो उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ओबीसीज है, उन्होंने कहा कि इनकी पॉपुलेशन देश में करीब करीब 52% है, 52%, लेकिन जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, बहुत कम है, राइट। तो उन्होंने कहा कि इन 52% को भी हमें जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन देना होगा, तो ये उनका रिकमेंडेशन था। लेकिन 1980 में फिर जनता पार्टी की सरकार बदल गई, 80 में फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई, 85 में फिर राजीव गांधी जी की सरकार आई। तो इन 10 वर्षों में इसको जनरली नहीं देखा गया इस रिपोर्ट को। उसका बहुत पॉलिटिकल रीजंस भी था, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकारें होती थी उसको बहुत स्ट्रांग समर्थन होता था अपर कास्ट का, राइट। तो और ये बहुत कंटेंशियस इशू था, बहुत ही ज्यादा यू नो, तो इसको टच नहीं किया गया एक तरह से, समझ लीजिए, अंटिल 1990 जब वीपी सिंह की सरकार आई। और वीपी सिंह साहब ने बड़े स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में इसको टच किया। वीपी सिंह जी की सरकार एक जनता दल पार्टी थी, वो पूरा अमलगमेशन से सारी पार्टियां थी, समझ लीजिए, करीब करीब कांग्रेस को छोड़ के। तो उनकी सरकार खुद अनस्टेबल चल रही थी, और उन्होंने देखा कि एक कोई अपने खुद की पॉलिटिकल सर्वाइवल बोलिए या थोड़ा लॉन्जेविटी के लिए उन्होंने हुआ कि मुझे कोई एक ऐसा सोशल वर्क पकड़ना पड़ेगा जो कम से कम लॉयल रहे मेरे से, राइट। तो सोशल वर्क क्रिएट कैसे किया जाए, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ रहा था इनसे, देवीलाल जी से। अच्छा, उनको लगा वो अपर कास्ट मुझे सपोर्ट करेगा नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि वो कांग्रेस का ही पार्टी के अंदर ही, कोलिशन के अंदर ही देवीलाल जी से बहुत स्ट्रॉन्ग यू नो रेजिस्टेंस आ रहा था। और तो उनको लगा कि मुझे एक ऐसा वर्क बनाना चाहिए जो, और एक ऐसा एक सोशल कोलिशन बनाना चाहिए जो मेरे साथ थोड़ा स्टिक करे। और उनको सजेशंस आए, और इस पे बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि मैंने सजेस्ट किया था रिजर्वेशंस लाने के लिए, लालू बोलते हैं, शरद यादव बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता नहीं उनका खुद का था या किसी ने उनको बोला, बट डिस्कशंस इसके अराउंड शुरू हुए। और उनको लगा कि ये जो एक रिकमेंडेशन है इसको लागू करके वो जो एक कंसोलिडेशन है वो मैं कर सकता हूँ, जो बैकवर्ड क्लासेस का यू नो, और एक वो लॉयल्टी में ले सकता हूँ, और एक उनका मसीहा बनना वो हो सकता है। और उन्होंने बहुत ही विद इन अ वीक इनफैक्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन उन्होंने पार्लियामेंट में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू कर रहे हैं, और 27% रिजर्वेशंस हम लोग ओबीसीज के लिए जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ला रहे हैं। बहुत अचानक से अगेन इतना कंटेंशियस इशू था कि बहुत इस पे हल्ला मचा, यू नो, बहुत सारे रेजिस्टेंस हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लीडर था राजीव कुसुमा, उसने अपने आप को आग लगा ली। फिर पूरे देश में यू नो आग लगाने के स्प्रीज चले, करीब 50-60 लोगों ने आग लगाई, खुद को आत्मदाह किया। बहुत सबसे ज़्यादा इनफैक्ट हिंदी हार्टलैंड में इसके रेजिस्टेंस हुए।
यूपी बिहार यूपी बिहार एकदम एपी सेंटर्स था इसका। दोनों तरफ से इनफैक्ट बहुत एक तरह से टसल चला। जो बैकवर्ड लीडर्स थे उन्होंने भी फिर बहुत अपना स्ट्रॉन्ग फुट रखा। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने एकदम अपना कहा कि किसी भी हालत में अब ये तो लागू करके ही रहेंगे। जो अपर कास्ट लीडर्स थे वो थोड़ा कॉशियस थे कि उनको क्या बोलना है। कुछ ने विरोध किया बहुत खुल के, कुछ ने खुल के विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से वो फिर ऑफ कोर्स वो लागू होना ही था और वो लागू हुआ। और इस प्रकार से फिर जो हम देखते हैं ओबीसी रिजर्वेशंस वो हमारे जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आई। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक और बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट आया 1993 में। तो इस ओबीसी रिजर्वेशंस को फिर चैलेंज किया गया कुछ ग्रुप्स के द्वारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जज बेंच ने इसको सुना। इंदिरा साहनी सरकार बदल गई थी या तब तक नहीं, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। अच्छा, कांग्रेस आ चुकी थी। हाँ, कांग्रेस जनता दल मतलब वीपी सिंह की गवर्नमेंट नहीं चली गई थी। करेक्ट, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और 93 में ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ। 9 जज बेंच ने एक जजमेंट दिया जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक जजमेंट्स इंडियन पीनल में। तो उसमें कहा गया कि उसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें कही कि एक तो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ओबीसी रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल पहला ही। लेकिन हुआ कि अब ये रिजर्वेशंस कहाँ तक जा सकता है, राइट, इसके लिमिट्स क्या होनी चाहिए। तो उसमें ये जजमेंट आया कि रिजर्वेशंस 50% एक्सीड नहीं कर सकते किसी भी हाल में। अच्छा, राइट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इट डज नॉट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जैसे फिर क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स थे जो ओबीसी कास्ट से आते थे वो कहते थे कि जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। सो दैट मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता है, वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन शायद पॉसिबल ना हो, मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट आया कि इट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल जो सीट्स है रिजर्वेशन उसका। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा रिजर्वेशन का बैकग्राउंड था कि कैसे ये सारी जो आपने पूरी डिटेल में जो जानकारी थी रिजर्वेशन की शुरुआत, फिर कहाँ पे हमारे व्यवस्था से आके जुड़ी, और उस जजमेंट की भी जो आपने साहनी जजमेंट की जो बात की आपने, अभी 2024 में आपको क्या लगता है रिजर्वेशन जैसा है वैसा कंटिन्यू रहना चाहिए, या फिर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, ऐड ऑन की ज़रूरत है, या फिर एक और प्रश्न चल रहा है आजकल बहुत डिबेट में भी है कि क्रीमी लेयर करके बहुत चर्चा चल रही है, इसके बारे में भी थोड़ा अगर बता दें लोगों को, जो आम लोग हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, कि क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आएंगे और उन पे क्या नया स्टेप लिया जा रहा है। पहला सवाल का अगर मैं आंसर करूं कि ज़रूरी है, तो इन अ वेरी आइडियल स्टेट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे आइडियल स्टेट वहाँ होगा जहाँ पे हर व्यक्ति अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कहीं भी पहुँच सकता है, तो उसको ज़रूरत ही ना हो। लेकिन वो आइडियल स्टेट हमारे यहाँ नहीं है, राइट। हमारे यहाँ नहीं, मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था में नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था में नहीं है। करेक्ट। और हमारे यहाँ अभी भी ऐसे समाज से लोग आते हैं जिनको वो जो शायद प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, जो या बेसिक फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, या जो हिस्टोरिकली आप देखेंगे समाज में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, वो भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके। तो एक प्रकार से आपको उनको पुश, वो सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि वो सेम स्टार्टअप में आ पाए जिसमें बाकी लोग हैं। अब उसको कैसे एफिशिएंट ज़्यादा बना सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। क्योंकि ठीक है, रिजर्वेशंस हम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये अंत है, राइट। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं अगर ये अंत होता तो फिर 70 सालों तक देने की क्या जरूरत है, और आज भी क्यों जरूरत है। तो रिजर्वेशन को आप कैसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, इसमें बहुत डिबेट्स हुए। एक जो सबसे पहला डिबेट हुआ, इनफैक्ट आप 1900 अगेन जनता पार्टी की सरकार थी बिहार में, राइट, और कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे, राइट, और उन्होंने एक कमीशन बनाई, और कमीशन के रिकमेंडेशंस के तौर पे पहली बार उन्होंने प्रपोज किया कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, उन्होंने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन अगर पूरा ओबीसी ब्लॉक देखे तो ओबीसी कास्ट में करीब करीब लेट्स से 100 कास्ट आते हैं, ठीक। अब उन 100 कास्ट में भी आप देखेंगे कि बहुत डिस्पैरिटी है आपस में। तो उन 100 में भी जो सबसे टॉप वाले 3 होंगे और बॉटम वाले 3 होंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर सबको हम एक ब्लॉक में रिजर्वेशन दे 27%, तो ज्यादातर जो 27% होगा वो टॉप के 10-20 कास्ट के पास पहुंच जाएंगे, नीचे वाले 10-20-30 तो ऐसे ही रह जाएंगे, राइट। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी को फिर बाइफरकेट करो, ओबीसी और ईबीसी में, है ना, अन्य पिछड़ा कास्ट और अति पिछड़ा कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट।
तो सबसे पहले इनफैक्ट कर्पूरी ठाकुर जी ने प्रपोज किया था, इसको कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला बोलते हैं इनफैक्ट। और बाद में कई राजनेताओं ने बोला, नीतीश जी ने खुद बोला है कि मुझे आज भी सोच के लगता है कि कर्पूरी ठाकुर उस समय कितना दूरदृष्टि रखते थे, जो हम लोग उसमें सोच भी नहीं पाए इस चीज के बारे में। हम लोग तो बस ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लड़ते थे, उन्होंने उसके अंदर भी बाइफर्केशंस लाया। और बाद में जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने तो वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स दैट ही टुक वाज दिस, कि उन्होंने बिहार में ओबीसी को ओबीसी और ईबीसी में बांटा। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस यही है कि जैसे सब कोटाज हो गए दोनों में। अच्छा, राइट। तो लेट्स से अगर 27% ओवरऑल है तो हमने 2 ब्लॉक्स में बांट दिया कि ओबीसी में भी जो थोड़े से एक संपन्न है और उसमें भी जो कम संपन्न है, तो हमने कहा कि तुम 15 रख लो, तुम 12 रख लो। अच्छा, उस दोनों में बांट। करेक्ट। तो दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, नहीं तो नीचे वाले कास्ट उसमें भी ऐसे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म और बिहार में बहुत सक्सेसफुल भी हुआ, आप देखेंगे। तो ये एक तरीका सामने आया। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब हुआ कि जैसे ओबीसी कास्ट ही है, हुआ कि ओबीसी कास्ट में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, उनके बैकग्राउंड्स के कारण, जिस परिवेश में रहे उसके कारण उनको 1-2 बार फायदा मिल चुका है रिजर्वेशंस का, और वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनको ऐसे बहुत ज्यादा पुश की या सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हुआ कि अब आइडेंटिफाई करें, कैसे करें कि वो कौन से लोग हैं। ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इनकम को एक क्राइटेरिया बनाया गया। तो कहा गया कि अगर 6 लाख 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आप मान सकते हैं कि हम संपन्न हैं, और फिर आपको क्रीमी लेयर में हम डाल देंगे, और फिर इसलिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ओबीसी में किया गया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि जो रिजर्वेशंस वो एक्चुअली जो निचला तबका है उस तक पहुंच। ये इम्प्लीमेंट हो गया पूरे इंडिया में। अब इसमें भी बहुत इनएफिशिएंसीज हैं। अच्छा, राइट। इनएफिशिएंसीज क्या है कि जो इनकम आप देखते हैं तो वो तो आप ऐसे ही डिटरमाइन कर सकते हैं, जब तक आप टैक्स देंगे तभी डिटरमाइन होगा। तो टैक्स देने वाला पॉपुलेशन ही इतना छोटा है। सो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम हमारे यहाँ टैक्स में ही नहीं आता है। तो और एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है तो उसमें तो कोई भी नहीं आया क्रीमी लेयर में। राइट। तो अनलेस आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां प्रॉपर आपको सैलरी मिल रही है, फिर बिजनेस में भी आप देखते हैं कि कई सारे बिजनेसेस टैक्स पे नहीं करते हैं, वहां भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो अनलेस कि आप एक सैलरीड जॉब में है जहां आपकी इनकम है थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो वो फिर एक इनएफिशिएंसी आता है कि उसको आप कैसे डिटेक्ट करें। अब इसके बाद फिर हुआ, अभी एक बहुत रीसेंट सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया कि जो ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है और ये जो बाइफर्केशन है, जैसे ओबीसी को हमने बाइफर्केट किया, क्या इसको हम एससी और एसटी में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया इनफैक्ट उस पर कि उसने कहा कि एससीज में भी हमें बाइफर्केट करना चाहिए। उसका लॉजिक ये दिया गया कि अगेन एससीज में मान लीजिए 40 कास्ट हैं, उन कास्ट में भी आप देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल आप अगर ईस्ट इंडिया में देख लें या बिहार में देख लें, तो पासवान एक कास्ट है जो एससी में आती है। पासीज जो ट्रेडिशनली जो तार के पेड़ों से तार निकालते हैं, पासवान की अगर आप कंडीशन देखेंगे विज़ावी लेट्स से आप हमारे यहाँ जो चमार कास्ट होते हैं, रविदास जिनको बोलते हैं, उनकी आप कंडीशंस देखेंगे, या मुसहर जो देखेंगे, इनफैक्ट ट्रेडिशनली मुसहर्स वो इतने गरीब होते थे उस एरा में, कहा जाता है कि वो चूहे मार के खाते थे। राइट। तो उनके आप जब सोशल कंडीशंस में डिफरेंस देखेंगे, सेम दोनों सी हैं, एक पासवान भी एक मुसहर भी, उसमें भी आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो शायद आपको पासवान कास्ट के लोग दिख जाएंगे रिप्रेजेंटेशंस आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी, पॉलिटिक्स में भी, मुसहर वाले शायद उतने आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो हुआ कि उनको भी अगर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देनी है तो उसमें भी बाइफर्केट करें। तो जैसे बिहार में शुरू में किया गया था दलित और महादलित, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए एससीज और एसटीज में भी, कि उसमें भी जिनके इनकम एक लेवल से ऊपर चली गई है उनको अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट में फिर आर्गूमेंट्स आए। इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स ये आए कि जो स्पेसिफिकली एससी रिजर्वेशन है वो इसलिए दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था कि इकोनॉमिकली वो लोग पीछे थे, इसलिए दिया गया था बिकॉज दे वर सोशली एंड एजुकेशनल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स यूज करते हैं आर्टिकल 1450 में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें वो पीछे थे। तो आर्गुमेंट है कि आज भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है सोशली, इसलिए हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसलिए लोग बोलते हैं समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, करेक्ट, ना कि इकोनॉमी की मुख्यधारा से जोड़ना। करेक्ट। तो हो सकता है उनकी इनकम आज बढ़ गई हो उस लेवल से ऊपर, लेकिन अगर आप पूछेंगे सोशली इंक्लूडेड है क्या, तो वो नहीं है आज भी। तो इसलिए क्रीमी लेयर उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो फिर इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत उसको ओवरटर्न किया और
लॉ लाया और कहा उस पर इनफैक्ट बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि इन दोनों को हम एससीज और एसटीज में नहीं लागू करेंगे, ना क्रीमी लेयर को और ना ये बाइफर्केशन को। ठीक है। अभी इसकी कुछ तरह के केस जो जैसे बीच में मैंने काफ़ी न्यूज़ में भी पूजा खेमका का केस रहा कि जिसमें उन्होंने जो भी बेनिफिट लिया, आपको लगता है कि इसका एक तबका काफ़ी बेनिफिट लेता है, वो तो क्रीमी लेयर में भी थे? देखिए, सबसे आइडियल स्टेट तो मेरे ख्याल से वो होगा जहाँ पे लोग खुद ब खुद अपना रिजर्वेशन छोड़ दें। पर ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? या आइडियल स्टेट की बात, आइडियल स्टेट की बात करें, कुछ लोगों ने एग्जांपल सेट किए, कुछ न्यूज़ मैंने पढ़ा जहाँ पे लोगों ने रिजर्वेशन छोड़ा है। उन्होंने, क्योंकि आप जब वो छोड़ रहे हैं तो आप ये भी सोचिए कि शायद आप अपने ही समाज के उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा पा रहे हैं जिनको नहीं मिला है। बिल्कुल सही, राइट। बिल्कुल। तो आइडियल स्टेट वो होगा, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकली इतने बड़े समाज में पता नहीं कितना पॉसिबल हो पाएगा, मुश्किल है ना। वो शायद वो भूदान मूवमेंट की तरह के लोग वॉलंटरली अपना जमीन दान दे, लेकिन उसके भी फिर गलत तरीके निकल आते हैं कि वो भूदान के माध्यम से दूसरे लोगों को जमीन देके फिर वो अपने ही कब्जे में रख लेते हैं लोग। राइट। तो शायद वो नहीं है। तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज जो आपने बोला, एक आपने नाम लिया, और भी ऐसी इनएफिशिएंसीज आते रहेंगे। काफी न्यूज आती रहती है, जब उनका न चला तो काफी लोगों की न्यूज आ गए थे। कोई भी ऐसा सोशल जस्टिस का या ऐसा कोई भी बहुत मेजर ओवरआर्चिंग लॉ रहेगा, उसके इनएफिशिएंसीज हमेशा रहेंगे। बट क्या होगा ना, आपको ये देखना होगा कि उन इनएफिशिएंसीज को हटाने के चक्कर में मैं पूरे स्कीम को या पूरे उसके स्पिरिट को तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो वो 100 में से हो सकता है 5 वो गलत होगा ही होगा, लेकिन आपको उस 95 को देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वो 5 वो कोलैटरल डैमेज है मेरा। बिल्कुल सही। और अब मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि समाज में जो अभी गैप है, बहुत बड़ा गैप है। अभी मुझे तो लगता है कि अभी ज़रूरत है कुछ सालों तक, और नो डाउट जिनको छोड़ना है वो छोड़ें, वो उनकी अपनी मर्जी, और उन 5 के चक्कर में आप बाकी को तो वंचित नहीं रख सकते। बिल्कुल। एक चीज़ और मुझे जानना था कि जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिहार का एग्जांपल लेता हूँ मैं, और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे ना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जहाँ से मैं बिहार में मैं बिलोंग करता हूँ, बेगूसराय में, जब मैंने जन्म लिया तो वहाँ पे देखा मैंने कि रिफाइनरी पहले से थी, फर्टिलाइज़र पहले से थी, और काफ़ी इंडस्ट्री पहले से थी, और एक सब गायब हो गई। रिफाइनरी को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें बंद हो गई, और वो दौर 90s का ही दौर रहा था। ऐसी क्या दिक्कत हो गई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि ये सारी इंडस्ट्री एकाएक बंद होने लगी थी बिहार में, और नो डाउट उसके बाद फिर झारखंड भी अलग हुआ, तो दिक्कतें कहाँ पे आई थी? ऐसा तो था नहीं कि लालू यादव तो अच्छा ही करना चाह रहे थे, उन्होंने तो नारा भी दिया, और उसमें नो डाउट उन्होंने जो बोला कि भाई मैं पिछले तबकों को भी साथ लेके चलूँगा, तो रोज़गार मिलता तो सबके लिए मिलता है। तो दिक्कत कहाँ पे आ गई थी? उनके विजन में कहीं दिक्कत आपको लग रही थी, या उनकी नीयत में दिक्कत आ गई, और उससे उनको मिला क्या? आज राज्य इतना पीछे है, बिहार स्टेट की बात करूँ, इतना पीछे, तो उनको मिला क्या, हासिल क्या हुआ? देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज शुरुआत में थी बिहार में जी, वो सारी स्टेट लेड इंडस्ट्रीज थी, स्टेट ने उसको डेवलप किया। राइट। चाहे वो बरौनी रिफाइनरी हो, या आप रांची में HEC हो, बाद में जाके कोल इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, शुगर फैक्ट्रीज ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स में आती थी। अगर आप इंडस्ट्रीज को लंबा रखना चाहते हैं और उसको नेचुरली ग्रो करवाना चाहते हैं, तो वो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो काम कभी भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ फैसिलिटेट करना, इंडस्ट्री लगाना गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ्लॉ था हमारे, और हो सकता है उस समय चूंकि हम एक न्यू नेशन थे तो हमें लगा कि गवर्नमेंट को पुश देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, लेकिन वो शुरुआत हो सकती थी, उस पर डिपेंडेंस हमेशा नहीं रह सकता था। तो वो शुरू में जो इंडस्ट्रीज जितनी भी बिहार में लगी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। राइट। और इसीलिए वो इंडस्ट्रीज खुद में बस अपने आसपास कोई एंसिलरी यूनिट ही नहीं बना पाई। इनफैक्ट वो बस एक छोटा सा अपना अपने आप में सीमित होकर रह गई। जो नेचुरल इंडस्ट्रीज जहां भी डेवलप होते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से पुणे की बात करता हूं बगल में, तो पुणे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। जब एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके आसपास 50 उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाते हैं, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। राइट। फिर उसको केटर करने के लिए आप देखेंगे 10 सर्विसेज इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाएंगे, 5 होटल खुल जाएंगे, है ना, फिर खाने के रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, फिर रेसिडेंशियल सोसाइटीज बन जाएंगी, तो उसके कारण फिर स्कूल्स बनेगा, फिर हॉस्पिटल्स बनेगा, तो सड़कें जाएंगी वहां पे, तो मॉल्स बनेंगे। इट्स सच अ सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर सकती है। तो बिहार कभी उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे ही नहीं गया। हम वो अग्रेरियन इकोनॉमी से बाहर ही नहीं निकल पाए। पहला तो ये हुआ। दूसरा आप देखेंगे 1950 से 90 तक, और इनफैक्ट खास करके 67 से 90 तक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही बिहार में।
मतलब मुख्यमंत्री 17-17 दिन रहे, 90-90 दिन रहे, है ना? राइट। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। लगातार आप नाम अगर गिनना शुरू करेंगे 67 से 90 तक के मुख्यमंत्रियों का, तो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट बीच में एक दो भूल जाएंगे। इतने मुख्यमंत्री बन गए। इनफैक्ट 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्ष स्टेबल सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। उन 10 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री उन्होंने बदल दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पसंद नहीं आ रहा, तो ये पसंद नहीं आ रहा, तो वो पसंद नहीं आ रहा है आला कमान को। आला कमान मतलब उसमें कांग्रेस में जो भी थे, राइट। तो वो पसंद नहीं आ रहा, तो अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री 5 बार बदल दिए, राइट। सो ये आइडेंटिटी। बट ये बात दूसरे स्टेट में, आला कमान तो दूसरे स्टेट में भी बदल सकती है, बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा था? बिहार दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसका फॉलोअप पे बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक जो 2-3 रिक्वायरमेंट्स है, उसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार कंपेयर करते हैं कि 2000 में 3 स्टेट्स बने एक साथ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हमारा झारखंड, राइट। और आज एक्चुअली छत्तीसगढ़ और झारखंड में पर कैपिटा इनकम में मैसिव डिफरेंस है। तो पर कैपिटल इनकम छत्तीसगढ़ की ज़्यादा है या झारखंड की? छत्तीसगढ़ की। अच्छा। और ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा। और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जब दोनों स्टेट्स बने थे तब की बात कर रहे हैं। एकदम ऑलमोस्ट सेम थे दोनों का पर कैपिटा इनकम। तो अब सोचिए सिर्फ और सिर्फ 24 सालों के दरमियान अगर 25% पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस आ रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितने भी वर्ल्ड ओवर आप कंट्रीज देखेंगे, इंडिया में स्टेट्स देखेंगे, बहुत सिंपल कोरिलेशन देखेंगे। स्टेबल गवर्नमेंट्स विल जनरली मीन कि डेवलपमेंट का चांसेस ज्यादा है। बट फिर लालू यादव के काल में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी। मैं आता हूँ उस पर। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जस्ट एक कारण है, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, लेकिन अगर एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो उसे आप स्टेबिलिटी नहीं मान सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जितने भी आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है, फिर आपको उनके फाइनल नुआंसेस पे जाना पड़ेगा और फिर उससे आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। राइट। बिहार के केस में आपने सही कहा, तो 67 से 90 तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं रही। बिल्कुल। और 90 से 2005 तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, वो एब्सेंट रही। तो दैट इज द प्राइम रीजन कि हम वहाँ पे होनी चाहिए दिक्कत। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, फिर कहाँ दिक्कत है? अच्छा सवाल है। तो नीतीश कुमार भी आए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और 2005 से 10 के बीच में आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो उनका काम था वो शायद इंडिया के किसी भी स्टेट और किसी भी चीफ मिनिस्टर से कंपेरेबल होगा। 2005 से 10 के बीच। 2005 से 10 के बीच वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, मैं उसको बोलूँगा। दोनों काम हुए, डेवलपमेंट के साइड पे भी काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, सड़कों का जाल बिछ गया, इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव तक पहुंची, सोशल पॉलिसीज पे बहुत सारे काम हुए। एक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ओबीसी का ओबीसी ईबीसी में बाइफर्केशन हुआ, पंचायत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया गया, राइट। स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल दी गई। इस तरह के स्कूल का एनरोलमेंट रेशियो, चाहे आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देख लें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे आप जनरल अटेंडेंस देख लें, तो सारी चीज़ों में बहुत सुधार हुआ। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि 2009-10 के आसपास जितने भी मैगजीन्स और ये सब सिंपोजियम्स होते हैं, सब ने करीब करीब नीतीश कुमार को अवार्ड्स दिए, बेस्ट चीफ मिनिस्टर, इमर्जिंग लीडर, ये वो। दैट वाज अ वंडरफुल पीरियड। मुझे लगता है कि समहाउ फर्स्ट टर्म के बाद और समवेयर इन द सेकेंड टर्म जो एक ट्रांजिशन होना चाहिए। देखिए, बिहार ऑलरेडी एकदम अपने लोवेस्ट स्तर पे था, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति थी, वहाँ से कुछ भी हो तो अच्छा ही होगा, अच्छा होता है। तो 2005 से 10 में वो बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद उसको ग्रेजुएट करना था हमें जॉब्स पे, इंडस्ट्रीज पे, एजुकेशन की क्वालिटी पे, हेल्थ की क्वालिटी पे। वो ट्रांजिशन मेरे ख्याल से मिस हुआ। और इंडस्ट्री मतलब मुझे लगा नहीं कि करेक्ट। तो सबकी वही चाहत थी कि जो पहला टर्म में हम लोगों ने बेस सेट किया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया, रोड्स पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, तो सबको यही सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट अब हम लोग इंडस्ट्रीज पे बात करेंगे, हम लोग वो हेल्थ एजुकेशन पे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे बात करेंगे। वो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट था, अगेन जो हम लोग पूरे इंडिया के स्तर पर मिस किया, शायद बोला भी था, वो बिहार में हम लोगों ने लास्ट मैं बोलूँगा 10-15 ईयर्स में वो ग्रेजुएशन जो होना चाहिए था वो मिस हुआ। और उसके कारण से सी अगेन एट द एंड ऑफ द डे, किसी स्टेट में आप कितनी भी फैसिलिटीज दे दें, लेकिन स्टेट को अपनी इनकम भी जनरेट करनी पड़ेगी ताकि वो फैसिलिटीज बढ़े। उस इनकम को जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना चाहिए। जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगे तब तो किसी चीज को आप टैक्स करेंगे,
टैक्स करेंगे तभी तो पैसा Income आएगा, होगा, फिर उसी को revenue आप आएगा। खर्च करेंगे। जब कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं है, सर्विसेज सेक्टर ही नहीं है, तो आपको टैक्स ही नहीं आ रहा है, तो जो आपको सेंट्रल से असिस्टेंस आ रही हैं, जो भी बेसिक आपका रेवेन्यू जनरेशन, उसी को आप कितना खर्च कर पाएंगे? प्लस आपका पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज्यादा है, तो आप पर पर्सन जो आपको खर्च करने की कैपेसिटी है वही बहुत लो है, तो आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे। दूसरा, जब तक आप जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे तो अपने यहाँ का जो पूल है, एजुकेटेड पूल है, जो ब्रेन है, उसको आप अपने यहाँ रख ही नहीं पाएंगे। वो सब तो बाहर चले जाएंगे। वो सब जब बाहर चले जाएंगे तो आपके यहाँ बचेंगे कौन? सिर्फ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, सिर्फ बच्चे बचेंगे आपके यहाँ, वृद्ध बचेंगे, वो महिलाएं जो काम नहीं कर रही सिर्फ वही बचेंगे। तो आप एक डिपेंडेंट इकोनॉमी होकर रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। क्या फ्यूचर देखते हैं बिहार का? मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक ही लगता है जी। तो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे अपने देश के लिए भी और स्टेट के लिए भी, इनफैक्ट मेरे अपने झारखंड स्टेट के लिए भी, बिहार के लिए भी, मुझे हमेशा लगता है कि हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन फिर कोई अच्छा लीडर आता है। जैसे मैं मानता हूँ, आपने जैसे लालू के राज की बात की, फिर हमने नीतीश के राज की बात की, तो उसका भी अंत हुआ ना, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक हुआ, बेसिक रोड्स, बिजलियाँ बनी। मेरे ख्याल से फिर कोई नेक्स्ट लीडर आएगा, वो शायद इंडस्ट्रीज पे बात करेगा, एजुकेशन में बात करेगा। और एज अ डेमोक्रेसी आप देखेंगे कि हम मैच्योर कर रहे हैं। वी आर स्टिल अ यंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के केस में 75 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, राइट? तो वी आर स्टिल मैच्योरिंग एज अ डेमोक्रेसी। हमारे जो वोटर्स हैं वो मैच्योर कर रहे हैं, वो अब डिमांड कर रहे हैं वैसी चीज़ें अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। कल तक हम ऐसी चीज़ें डिमांड नहीं करते थे। कल तक लालू से अगर कोई डिमांड करता था कि सड़क बनवा दीजिए, तो कहते थे कि सड़क का क्या करोगे, गाड़ियाँ तो तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना? लेकिन आज वो नहीं बोल सकते हैं ऐसा। आज अगर वो ऐसा कहीं बोल देंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो हम उस सेंस में मैच्योर कर रहे हैं। आज जो हमारे 20 साल पहले आप जाएंगे तो अगर गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता था बहुत सारे पेरेंट्स को, कोई बात नहीं। लेकिन आज कोई ऐसा शायद पेरेंट नहीं होगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा। क्वालिटी की बात बाद में करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, और वो हम अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर से। तो मेरे ख्याल से वो, और सिंस हम लोग इस पे जैसे डिस्कस कर रहे हैं, बिहार में भी बहुत डिस्कशन होता है इस पे आजकल, राइट? इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, इतना माइग्रेशन है, ये है। तो मेरे ख्याल से जब उस पर डिस्कशन होना शुरू होगा हर जगह, तो अपने डिमांड करेंगे लोग अपने लोगों से, तो फिर कुछ न कुछ तो है। तो कोशिश होगी कुछ स्टैब्लिश करने की। इनफैक्ट अभी हाल में मैंने न्यूज़ देखा था कहीं पे, तो एक कोई सॉफ्टवेयर यूनिट या कुछ तो स्टैब्लिश हुआ है शायद, छोटा सा इनिशिएटिव। मैंने तो ये न्यूज़ पढ़ा था कि स्टार्टअप खोला और उसको बंद करना पड़ा बिहार में पहला। ये सैड है। सो अगेन यही दिक्कत है कि अभी किसी में मैंने शायद न्यूज़ में ही देखा था कि बेचारे ने स्टार्टअप शुरू किया, कहीं बाहर से आके बिहार होते नहीं, क्या बिहार में जाके कुछ करें, उनको पॉसिबल वहाँ तक ना, मतलब बेसिक फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई। यही दिक्कत होता है कि इन स्टेट्स में अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, अगर गवर्नमेंट बेसिक सपोर्ट नहीं करेगी तो उससे फिर सिग्नलिंग भी जाता है प्राइवेट सेक्टर को। फिर इन दोनों दो स्टेट, बिहार और झारखंड, बिहार की तो अपनी मजबूरियाँ समझ सकते हैं कि सत्ता की भी दिक्कत रही और बहुत सारी और प्रॉब्लम भी है। जैसे वहाँ पे बाढ़ भी बहुत आता है, लोग परेशान भी बहुत रहते हैं बाढ़ के कारण। 4-5 महीने तो गवर्नमेंट उसमें ही बिजी रहती है। झारखंड में तो सब कुछ है, फिर पर कैपिटल इनकम कम क्यों लग रहा है आपको? मतलब वहाँ पे तो इंडस्ट्री है, वहाँ तो एजुकेशन भी है, रांची जैसा कैपिटल भी है, सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। दिक्कत कहाँ पे है कि लोग समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो झारखंड के पास रिसोर्सेज बहुत है। इनफैक्ट कंट्री का 40% रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज हम देते हैं। लेकिन एक टर्म होता है रिसोर्स कर्स ज्योग्राफी में, राइट, कि कहते हैं कि जहाँ भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वही प्रदेश या क्षेत्र सबसे ज़्यादा गरीब होता है। अफ्रीका, वो जैसे अफ्रीका है अपना, है ना? एग्जाम्पल। तो हमारे ख्याल से इनफैक्ट झारखंड का रिसोर्स कर्स का सबसे प्राइम रीजन था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो हमने डिस्कस की। तो उसके कारण इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन किस प्रकार के इंडस्ट्रीज है झारखंड में वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बहुत प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज नहीं है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कोयला निकलता है, कोल वॉशरी है, उसको भी आप एक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जो जिससे कोल धुल के फिर, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रही है। वो कोयला धो के सॉर्ट होके फिर कहीं और चला गया। सो फॉर एग्जांपल आयरन ओर निकाला हमने, आयरन ओर से हमने स्टील बनाया, वो चला गया, और स्टील फिर कहीं और चला गया, राइट? तो प्राइमरी प्रोसेसिंग तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन जो उसके आगे का वैल्यू एडिशन उसका होना चाहिए वो कहीं और हो रहा है। तो स्टील से कार बना सकते हैं हम, है ना? स्टील से कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, वो नहीं बन रही है। और जो मेन वैल्यू एडिशन में ही ज्यादा इनकम आता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग में इट्स अ वेरी स्मॉल मार्जिन।
तो वो नहीं हो पाया झारखंड में। और उसमें करप्शन भी मुझे लगता है कि खासकर जहाँ पे माइंस जो आपने बोला भी कि जहाँ पे रिसोर्स है वहाँ पे तो लूटा जाएगा। अगेन एग्जैक्टली तो दो बड़ा रीजन, एक तो वो बिहार का जब तक पार्ट रहा तब तक वो कुछ होना ही उसी नहीं दंश में रहा। जब अलग भी हुआ झारखंड, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमने बात की, शुरुआत के 15 वर्ष तो ऐसे निकले जैसे कोई सरकार ही स्थिर नहीं रही। तो जब सरकारें स्थिर नहीं रहती हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट एम हो जाता है अपना सर्वाइवल पहले, पॉलिटिकल सर्वाइवल। उन्हें लगता है किसी प्रकार से अगर हम विधायक बन के आए हैं, मंत्री बन के आए तो 5 साल टिके रह जाएं किसी प्रकार से, खासकर सत्ता में तो रहे। सत्ता में तो रहे। तो नैरेटिव वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता है कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, प्रदेश का क्या होना चाहिए, पॉलिसीज क्या, उससे बात ही नहीं हो पाती। इंडिविजुअल प्रॉब्लम में ही परेशान है। तो सरकारें पहले अपने स्थिर रहने और सर्वाइवल में ही 15 साल शुरुआत के करीब करीब निकल गए। और मेरे ख्याल से उसका बहुत स्ट्रांग असर आता है जहाँ पे आप डाइवर्जेंस की जब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से अलग स्टेट से, तो उसके कारण जो नैरेटिव्स अभी भी आप देखेंगे, और ये थोड़ा सा दुखद है कि जो जनरल डिस्कोर्स होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एजुकेशन की ख्याल है, इंडस्ट्रीज की ख्याल है, उस पर नहीं बात होती है, बहुत ज़्यादा इमोटिव इशूज़ पे होने लगती है, राइट। तो जब तक आप इमोटिव इशूज से हट के इन चीज़ों पे कैंपेन्स नहीं होना स्टार्ट हो, तब तक मेरे ख्याल से स्टेट में वो नैरेटिव नहीं आएगा। लोग फिर डिमांड ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की ना। अगर मैं आपको वोट सिर्फ इसी चीज़ के लिए दे रहा हूँ कि आप मेरे कास्ट के हैं, तो आप फिर मुझे कभी रोड और बिजली पानी थोड़ी देंगे। आप हर बार बस मुझे याद दिलाते रहेंगे कि मैं आप ही के कास्ट से हूँ। और इस पे आपकी किताब है ये ब्रोकन प्रॉमिस। जी, ब्रोकन प्रॉमिसेस लार्जली 1990 से 2005 के पीरियड को डिपिक्ट करती है, जो हम लोग लालू एरा के रूप में जानते हैं। अच्छा। और जो बिहार से आते हैं, जिन्होंने बिहार को देखा है उस ज़माने में, उन सबको पता है कि वो एक ऐसा दौर था जो शायद दुस्वप्न भी बोलना उसको शायद छोटा होगा, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं किसी वर्ड से। वो ऐसा एरा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुस्तक को पढ़ी और पढ़ने के बाद कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बिहार में ऐसा कुछ हुआ है। और वेरी सरप्राइजिंगली उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बिहार में रहे हैं उस जमाने में, फिर भी अवेयर नहीं, और वो कहते हैं कि हम तो पता ही नहीं था कि हमारे आसपास ये सब हो गया। जैसे कौन सी घटना? बहुत सारी घटनाएं हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे, इनफैक्ट मैं खुद बोलूँगा, मैं जब राजरप्पा में रहता था, एक छोटा सा टाउनशिप है और रांची से सटा हुआ है, तो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड जगह है राजरप्पा। हाँ, तो वहीं पे दुकानें हैं, वहीं पे स्कूल है, वहीं पे हॉस्पिटल है, वहाँ एक मंदिर भी है, कोई मंदिर बहुत फेमस है, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है वहाँ से। और उस समय कोई न्यूज़ चैनल्स इतने हजार नहीं होते थे, एक डीडी न्यूज़ होता था जिसमें कुछ लोकल न्यूज़ नहीं आता था, तो हमें खुद भी नहीं पता होता था कि ऐसा कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है। हमें तो लगता था दुनिया में कितनी शांति है, कितनी अच्छा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। जब बड़े होते हैं आप, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बाहर गया, दूसरे शहरों में गया, बात होनी शुरू हुई, तब रियलाइज होना शुरू हुआ कि जिस एरा में हम लोग रहते थे वो तो एकदम, और जिस प्रदेश में रहते थे वो तो एकदम ही डिफरेंट था, अलग था, दुस्वप्न जो मैं बोल रहा हूँ वैसा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फैमिलीज में, छोटे कॉलोनीज में, अपने सोसाइटीज में सिक्योर रह गए, उनको प्रिविलेज था। टाउनशिप टाइप के जो बने हुए थे, है ना, या शहरों में भी अच्छे एफ्लुएंट परिवार से शायद नाता नहीं पड़ा या पाला नहीं पड़ा वैसे लोगों से या वैसी चीज़ों से, तो बच गए, या बस न्यूज़पेपर्स में ही देखा उन लोगों ने। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जिसने बहुत कुछ झेला है। और किसी भी प्रदेश में किसी भी आम नागरिक को, मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ भी झेलना पड़े तो उस लोकतंत्र के लिए, उस डेमोक्रेसी के लिए, उस स्टेट के लिए एक प्रकार से वो ब्लॉट है, वो काला धब्बा है इस प्रकार की घटनाएं। राइट। जैसे कुछ घटनाएं आप जिक्र करें, अगर जो लोग, बहुत सारी घटनाएं हैं। आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो 1990 से 2005 का दौर था, वो बहुत फेमस था अपहरण के लिए, है ना, और एक तरह से अपहरण उद्योग बन गया था। उस पर फिर मूवी बनी अपहरण, उसका नाम प्रकाश राज की मूवी आई, और आप देखिए उसमें कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है। अपहरण एक ऐसा उद्योग बन गया कि किसी को भी नहीं पता होता था कि कब उसका कहाँ पे अपहरण हो जाएगा, राइट। और पूरा एक मैकेनिज्म था जिसमें जैसे इंडस्ट्री के तौर पे कि राइट, कौन सा ग्रुप उसको उठाएगा, है ना, व्यक्ति को उठाएगा, कौन सा ग्रुप गाड़ी सप्लाई करेगा, कौन सा ग्रुप उसको कहाँ पे छोड़ा जाएगा, फिर स्टोर कौन करेगा, पैसे कौन कलेक्ट करेगा, वो पूरा नेक्सस होता था। और इतना वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज में ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं हो।
और आप देख लीजिए कि शुरुआत जब हुई इसकी अपहरण की, तो शुरुआत में सबसे पहले जब अपहरण होने लगे तो लैंडलॉर्ड्स के अपहरण हुए, जिनके पास जमीनें ज्यादा होती थी। उन लोगों के अपहरण से सबसे पहले शुरू हुआ कि ये लोग रईस हैं, इनके पास पैसे ज्यादा होंगे। फिर हुआ कि प्रोफेशनल्स को अपहरण करना थोड़ा ज्यादा आसान डॉक्टर्स है ना, बहुत ज्यादा हुआ। तो उनके पास पैसे होते थे, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इस प्रकार के जो भी लोग, जो भी सैलरीड क्लास थोड़ा बढ़िया कर रहा हो अपनी लाइफ में। तो आप देख लीजिए कि पटना के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स का अपहरण हुआ, ज्वेलर्स के बच्चों का, सबसे फेमस डॉक्टर्स का अपहरण हुआ। फिर हुआ कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, इनको भी अपहरण करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब ग्रोन अप मैन है ना, तो उनको उठाना पकड़ना ये सब मुश्किल है। तो बच्चों का अपहरण कर लो, उनको तो उठा के ऐसे कहीं भी डाल दिया, उंगली में डाल दिया, ले गए। तो बच्चों के अपहरण शुरू हो गए। बच्चों के अपहरण, इनफैक्ट एक मैंने बुक में कोट किया है डेटा, करीब करीब इस पीरियड के दौरान 32,000 अपहरण हुए बिहार में। बच्चों के, ये टोटल टोटल टोटल। अब कुछ कुछ एरियाज में, जैसे वेस्ट चंपारण में बेतिया जो उसका हेडक्वार्टर्स ये है, डाटा वो होगा जो कि एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे। एग्जैक्टली। उसके अलावा तो आप छोड़ ही दीजिए, नंबर्स नहीं होंगे। जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वेस्ट चंपारण का, वहां बोलते हैं कि दिन के 2 अपहरण एवरेज थे। हाँ, नहीं है, 2 अपहरण दिन के एवरेज। ये टारगेट बेस्ड सेल्स लग रहा है कि टारगेट है कि तो आपको सेल्स करना ही। करेक्ट। तो बच्चों के अपहरण हुए, आप देखिए उसमें, और इसमें कई बार जब भी इनका नेक्सस खुला तो ज्यादातर बार इसमें कोई ना कोई सत्ता का इसमें खुद इन्वॉल्व दिखा। अच्छा, राइट। और इसमें कई बार ऐसे कितने सारे स्टोरीज हैं जिसमें इनफैक्ट, और एक मैंने बुक में कोट नहीं किया है, लेकिन बहुत फेमस स्टोरी, इनफैक्ट मैं अभी जेएनयू में एक बुक टॉक में था और हमारे साथ आदरणीय राम बहादुर राय जी थे, जर्नलिस्ट जी। तो राम बहादुर राय जी ने बहुत स्ट्रांगली ये स्टोरी बताई, अपनी व्यक्तिगत स्टोरी बताई उन्होंने। क्या थी कहानी में? उन्होंने बताया कि एक उनके कोई परिचित थे और उनके परिचित की किसी संबंधी का अपहरण हो गया, राइट। और परिचित के संबंधी का अपहरण हुआ तो ये लोग राम बहादुर राय जी को रीच आउट किए। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे संबंध है लालू जी से, आप कॉल करें, है ना, तो आप थोड़ा बोल देंगे तो पुलिस थोड़ा एक्शन लेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो राम बहादुर राय जी और वो जो व्यक्ति थे जिनके संबंधी की अपहरण हुई थी, वो लोग गए एक दिन लालू जी से समय लेके उनसे मिलने के लिए। वहाँ गए, मिले, और लालू जी ने पूरी कहानी सुनी। तो उन्होंने डिटेल्स पूछा, कौन है, कहाँ से अपहरण हुआ है, ये सब पूछा। और राम बहादुर जी ने कहा, उन्होंने बस आखिरी में ये पूछा कि आप दिल्ली में अगली बार कब रहेंगे, कब भेंट होगी। तो उन्होंने कहा, मुझे समझ में आ गया कि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो दिल्ली में जब अगली बार मुझे मिलेंगे तो मुझे ये गुड न्यूज़ दे देंगे कि छूट गया। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ये बोला कि ऐसे जनरली कैजुअली पूछ लिया कि दिल्ली में अगला कब रहेंगे, कब मुलाकात होगी। और एक्चुअली 3 दिन बाद वो दिल्ली में थे और उनसे मुलाकात होती है। और तब तक जब वो मिलने वाले थे, कुछ ही घंटे पहले उन्हें फोन आ जाता है और पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो अपहृत हुआ था वो छूट गया है। और लालू जी फिर उन्हें मिलते और कहते हैं कि वो छूट गया है। तो आप सोच लीजिए कि कितना डीप इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिशियंस का, चीफ मिनिस्टर का इस पूरे उद्योग में था कि उस व्यक्ति को यह भी पता था कि कौन कहाँ किसने अपहरण किया, कौन छोड़ सकता है, कहाँ से छूट सकता है। राइट। आपने एक शुरुआत में जब हम लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे, आपने एक बात बोली थी कि समाज जैसा होता है उसको लीडर वैसे ही मिलते हैं। आपको लगता है कि समाज की भी दिक्कत थी कि लोग ऐसे लीडर को चूज कर रहे थे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा समाज जो कि क्राइम को सेलिब्रेट करने लगे, उसको अपना प्राउड मानने लगे, ऐसे समाज से आप क्या उम्मीद करेंगे? आपको लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी की एज ए बिहारी हमारी कहीं ना कहीं कमी रह गई कि हमने उसको सेलिब्रेट किया उसको? क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वो दौर में, उस दौर में हम छोटे थे और क्राइम को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो जिस सोसाइटी में क्राइम सेलिब्रेशन हो वो तो पिछड़ेगा ही। हाँ, थोड़ा स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इनफैक्ट बूथ लूटने की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट आप ही के यहाँ से हुई थी जी, कामदेव सिंह ने किया था। बेगूसराय का एक मटिहानी विधानसभा है, कामदेव सिंह ने पहला लूट किया था। पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट जो है वो 1957 के इलेक्शन में है। अभी उनके बेटे विधायक भी हैं। तो नीतीश बाबू के साथ ही हैं। इसका बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं है। क्राइम क्यों सेलिब्रेट होने लगता है, मैं उस पर आता हूँ। पहले क्या होता है, जब एज अ स्टेट आप लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, राइट, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस या एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बॉडीज के या लोगों के पास जाना पड़ता है संरक्षण के लिए। सो फॉर एग्जांपल, पुलिस आपको संरक्षण नहीं दे रही है तो आप अब सोचना स्टार्ट करेंगे किसके पास मैं जाऊं तो वो मुझे बचा लेगा। तो आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं। अब जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, अब जब लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होने लगे किसी वजह का, तो ज्यादातर लोग उस व्यक्ति के पास जाने लगते हैं, राइट।
अब वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन द गवर्नमेंट मैकेनिज्म या पुलिस जुडिशियरी जो भी आपके हैं। तो हम लोग खुद उस व्यक्ति को बना रहे हैं। सबसे पहला, वो अपने आप में पावरफुल नहीं है, हम उसे मिलकर पावरफुल बनाते हैं। तो हमारी भी नीड है, अब उसे भी पावर ड्रॉ करना है हमसे। अब वो इलेक्शंस में खड़ा होता है और हमें भी थोड़ा सा कंपल्शन लगता है कि भाई यही वो व्यक्ति है जो हमारे हितों की रक्षा कर सकता है। दूसरा, जातीय हिंसा या जितने भी जातीय टसल है बिहार में, अब उनको लगता है ये जो बंदा है ये हमारी जाति को संरक्षण दे सकता है, या हमारी जाति के हितों की बात करेगा, या दूसरे जाति को दबा के रखेगा, या उनको कम से कम उन पे चढ़ने नहीं देगा। तो इसे इलेक्ट करना जरूरी है। राइट। तो कहीं ना कहीं हम भी उन्हें बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स और क्राइम का कनेक्शन है। अब दूसरी, अब क्या है, शुरुआत तो हर जगह अच्छे से ही होती है, हो सकता है उन्होंने मदद करने से ही शुरू की हो, लेकिन जैसे जैसे कोई पावरफुल होता जाता है, जैसे बोलते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसका फिर कोई अंत नहीं होता पावर का। फिर वो स्टेज में पहुंच जाएगा जो आपको भी प्रताड़ित करेगा। राइट। और एक बहुत अच्छा कोट है जिसमें कहते हैं कि वो लकड़ी की कुल्हाड़ी पेड़ को काटती रही और पेड़ कटता रहा, क्योंकि उसे लगा कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी हुई है वो मेरी ही जात की है। राइट। तो हमें वो रियलाइज नहीं होता है। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। अब एज अ सोसाइटी, जैसे 90s में यही हुआ, इनफैक्ट आप देखिए, इनफैक्ट 90 के चुनाव में आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा में 30 इंडिपेंडेंट विधायक चुन के आए, और आप 30 के 30 देखेंगे तो बाहुबली थे। क्योंकि 90 के दशक में इनफैक्ट बिहार में चुनाव लड़ना ही अपने आप में बाहुबल था। कोई सामान्य व्यक्ति पर्चा दाखिल नहीं कर सकता था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पर्चा भी दाखिल कर दे। तो 30 बाहुबली चुन के आते हैं। इन बाहुबलियों को किसने चुना? हमने चुना। अब जब बाहुबली चुन के आएंगे तो अपना बाहुबल दिखाएंगे ही। राइट। इनफैक्ट बहुत अच्छी किताब है मिलन वैष्णव की, व्हेन क्राइम पेज। उसमें वो मोकामा जाते हैं और मोकामा में बहुत लोगों से बात करते हैं प्राइमरी सर्वे के तौर पे, और वो पूछते हैं उन लोगों से कि आप लोग अनंत सिंह के ऊपर इतना सारे चार्जेस है तो आप क्यों चुनते हैं इनको? तो लोग कहते हैं कि हम इतने चार्जेस हैं अनंत सिंह के ऊपर इसीलिए उनको चुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इतना हैंडल कर लेगा, इतना बाहुबल है उसमें, और इसीलिए इसके पास इतने चार्जेस हैं। तो बहुत अच्छी एक लाइन वो लिखते हैं कि पीपल इलेक्ट हिम नॉट डिस्पाइट हिज क्रिमिनलिटी बट बिकॉज ऑफ हिज क्रिमिनलिटी। राइट। तो आइडियल वर्ल्ड ये होगा जिसमें जो हमारी पुलिस है, जुडिशियरी है, वो इतनी एफिशिएंट हो कि लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति के, किसी की बाहुबल की जरूरत ही ना पड़े। तो लॉ एंड ऑर्डर आप देखिएगा जितना अच्छा होता जाएगा जिस स्टेट में भी, वहां बाहुबलियों का इफेक्ट कम होता जाएगा। आप देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल वही है। उत्तर प्रदेश एग्जांपल है, वही होगा। वो बाहुबली अपने आप हटते जाएंगे, वो फिर इलेक्शंस हारने लगेंगे। आप देखिएगा, आप 2005 के बाद देखिए बहुत सारे बाहुबली इलेक्शंस हारे, जेल गए, फिर आए, फिर इलेक्शंस हारे। तो एक सिंपल सा लॉ एंड ऑर्डर आप अच्छा करते जाइए, बाहुबल अपने आप हटता जाएगा इलेक्शन से। बट मतलब ये भी एक अलग ही संयोग है कि 70-80 का दौर है जहाँ एक तरफ कामदेव सिंह बूथ लूट रहे थे, वहीं पे दिनकर जी पैदा होके और दिनकर जी रश्मि रथी लिख रहे थे। तो एक ही सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं ना। बहुत बड़ी सी कोई भी प्रदेश, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई कहीं के लोग अपने आप से अच्छे या खराब नहीं हो जाते हैं। राइट। लोग उनको अच्छे बनाते हैं। और यही वो प्रदेश है जहां पे बुद्ध हुए, महावीर हुए, नालंदा यूनिवर्सिटी हुई, पूरा मौर्य साम्राज्य रहा, जहां वैशाली हुई, रिपब्लिक की शुरुआत हुई, आर्यभट्ट हुए। कोई भी आप एंशिएंट ट्रेडिशनल, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, किसी को भी ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आप वापस बिहार पहुंच जाएंगे। और वो बिहार आजादी के बाद आके अगर स्टेट में आता है, तो मैं फिर से कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स, जो पॉलिसीज हमारे हैं, जो लीडर्स हैं, वो किन चीजों को तवज्जो दे रहे हैं, किन चीजों पे ज्यादा बात कर रहे हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस चीज को एंकरेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सबसे फर्टाइल लैंड्स अपने पास थी, फिर भी सोच लीजिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पंजाब कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां रह गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा भी एक अनुभव था कि जब हम लोग छोटे थे और कोई फंक्शन में, किसी शादी या किसी फंक्शन में लोग आते थे तो लोग बोलते थे कि भाई ये फलाना बाबू हैं, अभी तुरंत जेल से निकले, 3 मर्डर है इनके ऊपर, और उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। समाज अपना आइडियल बना लेता है ना। आप ढूंढ लेते हो कहीं ना कहीं किसी के रूप में अपना आइडियल। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी जानकारी दी, खासकर रिजर्वेशन के मुद्दे पे आपने अपनी बातें रखी। बड़ा सराहनीय है वो मुद्दा कि आपने बहुत बिना विवाद के उस बात पे अपनी बात भी रख दी। और नो डाउट जो पिछड़े वर्ग हैं उनको तो बिल्कुल उनका हक मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट हम लोग जरूर और करेंगे इन फ्यूचर, जिसमें हम लोग और काफ़ी चर्चा करेंगे। आज तो हम लोग काफ़ी कुछ इलेक्शन और रिजर्वेशन के आसपास ही रह गए थे। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।